शिक्षा शिक्षा वो है जो तभी याद रहती है जब हम उसे अपने जीवन में लागू करें, अन्यथा वो व्यर्थ है। जी हाँ, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह मानते हैं कि अच्छी शिक्षा के बिना आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन क्या यह बात सही है? कुछ करने के लिए आप में मेहनत और सपने देखने की हिम्मत होनी चाहिए। सफलता के लिए केवल अक्षर ज्ञान यानी अल्फाबेटिकल नॉलेज या शैक्षणिक ज्ञान यानी एकेडमिक नॉलेज होना ही काफी नहीं है। सफलता के लिए इंसान के अंदर जुनून और आगे बढ़ने की भूख होनी चाहिए। फिर उसके लिए दुनिया का कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता है। शिक्षा जीवन का अति आवश्यक हिस्सा है और हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। लेकिन जिंदगी की सीख समाज में रहकर और असफलताओं से सीखने के बाद ही मिलती है। दोस्तों, तो आइए मिलते हैं आज एक ऐसे ही व्यक्ति से जिन्होंने इस बात को सार्थक किया है। गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। वेस्टीज यंग प्रेरणा, परिश्रम से पहचान तक। दोस्तों, मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा। दोस्तों, हम अक्सर जो भी सोचते हैं या जो भी करते हैं, अक्सर दूसरे लोग हमें यह कहकर रोक देते हैं कि यार ये सही नहीं है, ये तुझसे नहीं होगा, तू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हमारे थॉट प्रोसेस और हमारे एक्शंस पे वो लगा देते हैं। बट दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप कितना भरोसा अपने आप पे करते हैं। जो डिसीजंस आप अपने लिए अपनी लाइफ में लेते हैं वो आपके डिसीजंस होते हैं। मैं हो सकता है प्लस हो माइनस हो, रिजल्ट दे ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपने ऊपर बिलीव करके दुनिया की परवाह ना करते हुए अपनी लाइफ के डिसीजंस को किस तरीके से लेते। और दोस्तों, अक्सर यही देखा गया है कि जब आप जिद्दी बन के लग जाते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ या आत्मविश्वास के साथ और बस करते रहते हैं, सफलता आपके पास आती है। और आज हम एक ऐसे ही शख्स से मिलने जा रहे हैं जिसकी जिद की मैं बात करूं, अनमैच्ड। आप सोच नहीं सकते वो कितना जिद्दी, किस तरीके से उसने अपनी जिंदगी को कहां से कहां तक पहुंचाया। आज उनकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज वेलकम करते हैं एक ऐसे कपल को जो आज इस मंच पे अपनी केवल हार्डवर्क और जिद्दीनेस के कारण आज इस मंच तक। मैं वेलकम करना चाहता हूं मिस्टर कुलदीप एंड दुर्गा।
कुलदीप, क्या हाल चाल है? दुर्गा, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास। बी कंफर्टेबल। तो कुलदीप एंड दुर्गा, वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है आज यहाँ के? पहले तो सर, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। आज ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा उद्योगपति किसी स्टूडियो में है और वहाँ पे उसका कोई इंटरव्यू ले रहा है, उसकी सफलता के बारे में पूछ रहा है, ऐसे वाली फीलिंग आ रही है। तो आप ऑलरेडी हो, ये आप अर्न कर चुके हो। बट मुझे लगता है शायद वेस्टीज अगर ना होता और आप लोगों ने अब से 18 साल पहले ये डिसीजन ना लिया होता तो ये कुलदीप शायद कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहा। दुर्गा, कैसा लग रहा है? सर, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। कभी ये सपने में सोचा था, इससे पहले जब मैं जॉब करती थी तो जब सेलिब्रिटीज लोग आते थे तो कभी उनको देख के मैं कभी क्राउड में नहीं जाती थी उनके साथ फोटो लेने के लिए, बट ये मन करता था कि क्या गॉड ने कुछ कोई ऐसी इंडस्ट्री, क्योंकि सर ऐसे प्रोफेशन में थे, उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट मैं जब क्राउड देखती थी तो मेरा यही मन करता था क्या ऐसा कोई प्रोफेशन होगा जहां पर हम अपनी मेहनत के साथ इतना काम करें और हमारे पीछे भी इतना क्राउड हो। तो इट वाज स्पीचलेस मोमेंट ये हमारे लिए। ऑलराइट, सो कुलदीप, जैसा आप लोगों को पता है कि इस वेब सीरीज के माध्यम से हम परिश्रम से पहचान तक, यानी कि ऑब्वियसली आप दोनों को आज मैं देखता हूं कितने फैन हैं आपके, राइट? और आप जब स्टेज पे खड़े होते हो, बूट कैंप्स कर रहे होते हो, लोग आपके लिए पागल हैं, दीवाने हैं। बट ऑब्वियसली वो आज आपकी सक्सेस को देखते, शायद आपकी हार्डशिप लोगों ने नहीं देखी, राइट? कुलदीप और दुर्गा ने जो हार्डशिप, जो कठिनाइयां अपनी जिंदगी में सही, शायद अब वो एक पर्दे के पीछे हैं, तो आज उस पर्दे को हटाने का टाइम है। तो आज हम बात करेंगे आपकी दोनों की लाइफ जर्नी के बारे में, आपकी हार्डशिप्स के बारे में, और एंड आज इस मंच तक पहुंचने के बारे में, राइट? तो आई होप बिल्कुल हम तैयार हैं। ऑलराइट कुलदीप, तो पहले ही बात, जन्म कहाँ हुआ, मतलब बॉर्न एंड बॉर्न अप कहाँ पे? सर, मेरा जन्म हुआ हापुड़, एक डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा। हापुड़, राइट? दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर ही है। हापुड़ के पास हमारा गांव है। ओके, छोटा सा गांव है। तो किसान परिवार के अंदर जन्म हुआ है। गांव किसान, तो पापा किसान थे मतलब? हाँ, पापा किसान। ओके, और ये जो कह रहे हो आप गांव है, कितना बड़ा गांव था, मतलब कैसा? हापुड़ के पास था ना बेसिकली? हापुड़ से लगभग 20 किलोमीटर दूर। हापुड़ के बीच में हमारा गांव पड़ता है। हापुड़ और मेरठ के बीच में? हाँ, हापुड़ से लगभग 20 किलोमीटर दूर। ओके, कह सकते हैं NH-24 से लेफ्ट में पड़ता है, लगभग 15 किलोमीटर दूर हमारा। ओके, तो जब पापा किसान थे, फैमिली में और कौन कौन था? और कुलदीप कौन सा बच्चा था, मतलब कितने भाई बहन? जी, मैं बड़ा बेटा हूँ। बड़ा बेटा? जी। ओहो। मेरा एक छोटा भाई है और 2 सिस्टर है। 2 सिस्टर? एक मुझसे बड़ी सिस्टर है, एक छोटी भी है। अच्छा, ओके। हाँ, हम 2 भाई और 2 बहनें हैं। मम्मी, पापा और ताऊ जी। ताऊ जी। एक छोटा सा परिवार, एक हंसता खेलता परिवार, किसान परिवार, खेती घर में होती थी। खेती होती थी। जब कुलदीप पैदा हुआ तो ऑब्वियसली एक सिस्टर बड़ी है आपसे, ब्रदर, आपकी सिस्टर एक बड़ी है, तो जब कुलदीप पैदा हुआ तो पापा एक किसान, मतलब खेती करते थे। कैसी लाइफ थी उस वक्त? कितना पापा अर्न कर लेते थे? कैसी वो फैमिली, जब आप पैदा हुए और थोड़ा सा होश संभाला तो क्या देखते थे कुलदीप, क्या देखता था उस वक्त? एक तो सर ऐसा होता है, कई किसान अच्छे भी होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़मीन ज़्यादा होती है, ट्रैक्टर वगैरह भी होता है, तो ठीक ठाक लाइफ स्टाइल भी होती है। बट हमारे घर में ऐसा नहीं था। मतलब हमारे ज़मीन इतनी थी, खेती इतनी थी कि जो गाय भैंस होती थी उनको चारा घर का होता था। अच्छा। और गेहूं हमें खाने के लिए घर की होती थी। गेहूं घर की होती थी? अच्छा, मतलब खुद पापा वो करते मतलब थे? ये 2 चीजें थी। और अर्निंग की अगर बात करें तो गन्ने की खेती हमारे यहाँ पे होती है। ओके, हापुड़ में बहुत ज्यादा है। हाँ, तो गन्ने का सीजन लगभग सर्दी के समय पे चलता है, लगभग अक्टूबर से मार्च तक चलता है। तो जब तक वो गन्ने का सीजन चलता था तब तक तो पैसे आते रहते थे, तो ठीक ठाक लाइफ रहती थी। जैसे ही वो 5 महीने बाद गन्ने का सीजन खत्म हुआ, उसके बाद लाइफ हमेशा कर्जे पे चलती थी। क्यों? मतलब ये जैसे हमने कुछ गन्ना बोया, गन्ना काट लिया, बट उसके बाद कुछ और नहीं कर सकते हम उस लैंड पे? एक्चुअली लैंड कम थी, इतनी ही थी कि भैंसों का चारा उसके अंदर होगा और घर के लिए गेहूं होगी। जैसे मैंने बोला कि हमारे 2 चीजें घर की थी, राइट? भैंसों का चारा घर का था और गेहूं खाने के लिए हमें बाहर से नहीं खरीदनी पड़ती थी। और मतलब अर्निंग का ऐसा सोर्स नहीं था कि ज्यादा खेती करें और सब्जियां वगैरह बोएं और अर्निंग पैसा इकट्ठा हो, नहीं, ऐसा कोई ज्यादा सोर्स नहीं था। और स्कूलिंग कहाँ से हुई कुलदीप? स्कूलिंग गांव से ही स्टार्ट हुई। गांव से ही स्टार्ट हुई। हाँ। तो क्या स्कूल का नाम था? जनहित इंटर कॉलेज नाम था। हालांकि वो इंटर कॉलेज नहीं था, वो 10th तक का स्कूल था। तो
पहले तो गांव के अंदर एक छोटा स्कूल था, उसके अंदर पढ़ाई स्टार्ट हुई। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मेरे पेरेंट्स कभी स्कूल नहीं गए। पेरेंट्स कभी स्कूल नहीं गए? मम्मी पापा कभी स्कूल नहीं? ताऊ जी? ताऊ जी भी स्कूल नहीं। ताऊ जी भी स्कूल नहीं गए? हाँ। अच्छा, ओके। और सिस्टर, जो बड़ी सिस्टर थी? हाँ, वो स्कूल गई। ओके। वो पढ़ती थी, वो पढ़ाई कर रही थी। फिर हमारा नंबर आया, मेरा और मेरे छोटे भाई का। और हर किसी माँ बाप का सर सपना होता है अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो पढ़े या नहीं पढ़े। तो ऐसा ही सपना मेरे पेरेंट्स का था और इसी सपने के साथ हमने पढ़ना स्टार्ट किया। गांव में छोटा स्कूल था, यूपी बोर्ड, और इंग्लिश बिल्कुल नहीं थी यूपी बोर्ड के अंदर। और तो गांव में पढ़ाई के साथ साथ फिर एक दूसरे स्कूल के अंदर ट्रांसफर, जो मैंने बोला आपको, जनहित इंटर कॉलेज, तो वहां से मेरी स्कूलिंग हुई। तो जो गांव में स्कूल था वो कौन से स्टैंडर्ड तक आप गांव में थे? मैं 10th तक गांव में था। 10th तक गांव में थे। और उसका जो जनहित इंटर कॉलेज था वो उसके बाद आप 11th? एक्चुअली वो 10th तक का ही स्कूल था, उसका नाम ही ये है, आज भी उसका नाम यही है। अच्छा, आज उसका नाम, आई थिंक वो आज 12th तक का ही स्कूल है। ओके ओके। तो बट उसी में हमारी वही, जो घर से कितनी दूर था ये स्कूल? घर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, हम पैदल जाते थे। राइट, ऑब्वियसली। और मुझे याद है कि हमारे पास बैग नहीं होता था, बैग हमारे पास एक बस्ता होता था। हाँ, बस्ता, राइट, हाँ। तो पीछे हाथ के मम्मी कपड़े का बनाती थी, या कई बार वो, अच्छा, वो भी घर पे सिलाई जाता था? घर पे सिलते थे, क्योंकि उसके लिए पैसे नहीं होते थे कि बाहर मार्केट से हम बैग खरीद के लेके आएंगे, ऐसे वाली कंडीशन नहीं। तो मम्मा बना देती थी, बुक्स होती थी, और क्या क्या होता था? बस वो एक तख्ती भी होती थी उस समय, मुझे याद आ रहा है। एक स्लेट होती थी उस दौरान, स्लेट चौक से लिखा करते थे। मुझे याद है जब हम स्कूल जाते थे, हम दोनों भाई जाया करते थे, और मम्मी इतनी खुश होती थी, मेरे चांद मेरे तारे स्कूल जा रहे हैं। और मुझे कितनी बार याद है कि जो तख्ती होती थी ना, उसको ना, वो जो गांव में रोटी बनती थी ना, पहले चूल्हे पे रोटी बनती थी, तो तवा जो होता है ना, तवा जिसपे रोटी बनती है, तवे पे वो ब्लैक कलर का कालस, हाँ, तो उससे तख्ती को पोतती थी, और मेरी तख्ती सबसे सुंदर दिखती थी। उससे तख्ती को पोतते मतलब साफ करने के लिए? एक्चुअली तख्ती पे हम उससे लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, व्हाइट कलर का जो होता है, वो क्या बोलते हैं, चौक से लिखते हैं। तो उसको मिटाने के लिए, जो अगले दिन दोबारा से जाऊंगा, राइट, उसको तवे की कालक से। ओके, अच्छा, इसलिए। ओह, वेरी गुड। ओके, तो कुलदीप बचपन में कैसा था? मतलब शरारती था, गेम्स चाहिए, कार चाहिए, जैसे लड़कों के शौक होते थे कि यार खिलौने चाहिए, ऐसा कुछ था? पापा से डिमांड होती थी या क्या था कुलदीप? नहीं, मैं शरारती बिल्कुल भी नहीं था। मैं बड़ा साय नेचर का था, बड़ा सीधा था। मैं ऐसा था कि कोई रिलेटिव भी अगर घर पे आ गया तो बस नमस्ते करी, राम राम करियो, घर में घुस गया। अच्छा, ऐसे वाला था। कई बार तो मेरे घर वाले बोलते थे, मम्मी बोलती थी, रिलेटिव बोलते थे, यार ये बाहर जाके कैसे कभी काम करेगा, कितना सीधा है यार ये। तो मैं ऐसा बड़ा साय नेचर का, और कभी डिमांड तो नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे पता चलने लग गया कि यार पैसे तो नहीं है, तो डिमांड कभी भी कोई मेरी ऐसी डिमांड नहीं थी। 4th 5वीं 6ठी क्लास तक? अब हाँ, यहाँ पे एक ट्विस्ट है कहानी में। जब मैं 4th 5वीं या 6ठी क्लास में था, उस दौरान मेरे ना कुछ सपने बड़े होने लग गए थे। सपने बड़े होने लग गए? वो कैसे बड़े होने लग गए? मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी क्लास में, मैंने इंडिया गेट, कुतुब मीनार के बारे में पढ़ रहा था, उसकी पिक्चर्स थी उसमें। ओके। और जब वो देखी तो मुझे लगता था यार दिल्ली तो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है ना। तो मुझे लगता था कि यार उनके आसपास ही रहूंगा, घूमूंगा, इन सब चीज़ों को देखूंगा। मतलब जिन चीज़ों के बारे में पढ़ता था, मुझे लगता था यार काश मेरी भी जिंदगी। एक्चुअली हमारी फैमिली ऐसी थी कि शायद पेरेंट्स कभी घर से 50 किलोमीटर के दायरे से दूर नहीं गए होंगे। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ऐसा फैमिली से पहला शख्स रहूंगा कि जो मैं बाहर जाके रहूंगा, सिटी में रहूंगा। तो मतलब 50 किलोमीटर के दायरे में पूरी फैमिली मतलब ज्यादा से ज्यादा सोचती थी, तो 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पे मौसा जी हैं, 15 किलोमीटर पे मामा जी हैं। तो सारे रिश्तेदार भी वही हैं, सब कुछ वही है। और मैं कभी दिल्ली भी नहीं आया था। कभी नहीं आए थे? घर वालों को लगता था कि जब ये बड़े हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे एक और कल्चर है कि 10th करो, 10th करने के बाद आप फिजिकल की तैयारी करो और आप आर्मी के अंदर अच्छा चले जाओ। आर्मी में? तो कुलदीप का कभी ऐसा विजन था, थॉट था कि उसे आर्मी में जाना है? मेरा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं था कि जो मेरे सपने हो गए थे कि मुझे शहर में रहना है, ऐसे वाले ड्रीम थे। ऐसा मुझे लगता था कि शहर के अंदर जाना चाहिए। आर्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। घर वाले चाहते थे हालांकि मुझे आर्मी के अंदर भेजना। मेरे हमारे रिलेटिव्स वगैरह भी, मौसा मामा सब आर्मी के अंदर है। ओके। एक बार गया भी था ट्राई करने के लिए, बट अच्छा हाँ ओके। तो बट मैं नहीं गया उसके अंदर, आर्मी के अंदर। और यहाँ पे एजुकेशन में और एक ट्विस्ट है। मैं एजुकेशन में बड़ा वीक था। अच्छा, हाँ मैं पूछने वाला था, पढ़ाई कैसी थी? मतलब फर्स्ट आता था, सेकंड आता था, नीचे से ऊपर से, कैसे? ये बड़ी जबरदस्त कहानी है, आप भी हंसेंगे। 10th के फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया था 1999 में। 1999 में 10th का फर्स्ट टाइम
मुझे पता था आप ऐसे ही कुछ बोलने वाले हैं आगे से। तो फर्स्ट टू 9 तक कोई एग्जाम नहीं दिया था क्या? एक्चुअली मैंने 10th ना मैंने 4 बार एग्जाम दिए 10th में। 4 बार एग्जाम दी 10th में? मतलब मैं 3 बार फेल हुआ हूँ और चौथी बार में पास हुआ हूँ। 10वीं में? 10वीं में 3 बार फेल हुए 10th में ही? 10th में। बट पास कैसे हुए फिर? एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस है या आगे कोई ऐसा पढ़ा लिखा बच्चा बैठा हुआ था जिसकी नकल मार के पास हुए? आप कुछ भी कह सकते हो, इतना तो मुझे याद नहीं है। बट जैसे मुझे याद आ रहा है, जैसे वेस्टीज में कहते हैं ना 3 साल तक प्रॉपर प्लान दिखाते रहो सफलता मिल जाएगी। 10वीं पास हो गई थी। अब ऑब्वियसली क्योंकि गांव से थे, शायद थॉट बड़े थे, मतलब करना कुछ चाहते थे। 3 बार फेल हो चुके थे, चौथी बार में पास हो गए थे। कुछ ये लग रहा था कि मेरे को ये करना है लाइफ में, मैं ये बनना चाहता हूँ लाइफ में। और 10th के बाद क्या लिया? आर्ट, साइंस, कॉमर्स, क्या लिया? आर्ट मेरे पास थी। ओके। साइंस से डर लगता था। साइंस से डर लगता था। 10th ही नहीं हो रही है, 10th ही नहीं हो रही तो साइंस कौन लेगा? रहने देते भाई, नहीं पढ़ते। मन में एक डर भी रहता था कि यार तू इतना फेल होता जा रहा है, अगर तूने 10th भी नहीं करी तो यार दिल्ली जाके नौकरी कैसे करेगा? और फर्स्ट टू 9th में बीच में फेल हुए थे या वो तब फेल नहीं हुआ? वो तब चल रहा था? बोर्ड में ही फेल हो रहा था? मतलब बोर्ड में ही फेल हो रहा था। और 10th पास करनी जरूरी इसलिए थी क्योंकि अगर दिल्ली जाके कोई प्राइवेट नौकरी भी अगर करनी है तो कम से कम 10th तो चाहिए। हालांकि 10th करने के बाद मैंने 12th भी पास कर ली थी फिर 2 ही साल में। हालांकि उसके बाद मेरे पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी है। मैं कभी एडमिशन तो वैसे मैंने नहीं लिया, बट मेरे पास सर्टिफिकेट है यूनिवर्सिटी का, नाम नहीं बताऊंगा यूनिवर्सिटी का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट इम्पोर्टेंट ये है 12th पास हो गई थी, राइट? और ऑब्वियसली तब तक उम्र कोई 21-22 साल के आसपास पहुंच चुकी होगी, ऑन एन एवरेज 20-21 के आसपास, राइट? क्योंकि 3 साल फेल भी हुए ना, तो मैं वो भी जोड़ रहा हूँ, तो 18 + 3 21 साल के आसपास हम लोग 12वीं पास कर चुके थे, राइट? नहीं, उससे पहले, उससे पहले 20 साल तक हम लोग गांव में छोटी एसी पढ़ना चालू कर दिया था। ओके। नर्सरी प्री नर्सरी तो होता ही नहीं, सीधा फर्स्ट हाँ राइट, उसका एक एडवांटेज हो गया। तो 19 साल में हम पहुंच चुके थे 12वीं पास। 19 भी नहीं, शायद 18 ही। अच्छा, 18 में ही मैंने 12वीं पास कर ली थी। ओके। अब 12वीं जब पास हुई तो कुलदीप ने क्या सोचा था कि उसे क्या करना है? आर्ट्स से आपने 12वीं पास की, अब क्या थॉट था? और दिल्ली जाना था नौकरी करने, ये कुलदीप जरूर सोचता था बेसिकली, राइट? कि कुतुब मीनार और इंडिया गेट के आसपास रहना है। एक्चुअली मेरा करियर वैसे वहीं से स्टार्ट हो गया था, गांव से। जब मैं बार फेल हो रहा था और 10th होने के बाद मैंने भी सोचा यार पता नहीं दिल्ली में कोई बड़ी नौकरी कभी मिलेगी नहीं मिलेगी। सपने तो थे बट एक डाउट भी था। सपने थे बट एक डाउट भी था, क्योंकि कोई ऐसा सलाहकार भी नहीं था, कोई रास्ता भी नहीं था। सपने जरूर मन में थे। पापा मम्मी ने कुछ नहीं कहा 3 बार फेल हो गए और पढ़ाई क्या करोगे, क्या करोगे, आगे बनोगे? पापा मम्मी डांटते नहीं थे? बस देखो दुख होता था। नहीं तो पापा ये नहीं कहते थे बड़ा होके किसान ही बनना है, तेरे को खेतों में जोतना है, बस चल कोई बात नहीं? देखो उन्होंने कभी नहीं डांटा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स इस दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। उनके पेन को तो मैं फील कर सकता था, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला। और उन्हें मुझसे बहुत उम्मीदें भी थी, बड़ा लड़का होने के कारण। ऐसा लगता था कि यार कभी यही कुछ हमारी किस्मत बदलेगा। हमेशा जिंदगी जो कर्जे पे चलती थी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उधार लेते थे। खेत के अंदर अगर कोई यूरिया DAP अगर पड़ रही है दूसरी फसल के लिए, तो वो भी हम कर्जे पे ही लाते थे। मुझे याद है बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी, लगभग 1 लाख रुपए लगे थे उसमें, वो हमने सब कर्जे पे लिए थे। मुझे याद है हम 10 साल तक वो ब्याज के पैसे उतार नहीं पाए। 10 साल तक 1 लाख रुपए के ब्याज के पैसे उतार नहीं पाए? मुझे याद है। मुझे ब्याज के पैसे से सर इतनी नफरत है ना, मुझे कोई अगर बोलता है तो मुझे बड़ा फील होता है, गुस्सा आता है। हमेशा घर कर्जे पे चलता था। मुझे याद है अगर घर में कोई कभी गेस्ट आता था, अगर मेहमान आता था ना घर में, कई बार दाल भी नहीं होती तो हम पीछे से जाते थे निकल के और दुकान पे से दाल लेके आते थे। हमने घर में कभी टमाटर नहीं खाया सर। टमाटर नहीं खाए? रीजन? क्योंकि महंगे पैसे नहीं होते थे हमारे घर में। तड़का हमेशा जीरे से लगता था। कोई रिलेटिव आता था तभी टमाटर आता था, ऐसे वाली कंडीशन। और पढ़ाई में मैं वीक था। मुझे भी कई बार लगता था यार तू क्यों इतना अच्छा नहीं पढ़ रहा, कैसे तू बड़ा हासिल करेगा कुछ। तो एक कोर्स करा दिया घर वालों ने और मैंने भी सोचा चल यही कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। वेटनरी का कोर्स। वेटनरी कोर्स 40 डेज का एक रेजिडेंशियल कोर्स था जिसमें फर्स्ट एड एंड AI कुछ चीजें थी। और उस कोर्स के बाद ना वेटनरी के डॉक्टर बन के कई डॉक्टर अच्छा पैसा कमाते थे और रेस्पेक्ट भी थी, क्योंकि हमारे इधर पशु बहुत होते हैं, राइट। तो मुझे लगा शायद इसमें करियर बनाता हूँ तो पैसा अच्छा होगा तो घर ठीक ठाक, मैं घर को ठीक ठाक संभाल लूंगा। तो 2003 में मैंने वो कोर्स किया था। 2003 में? हाँ, 3 या 4 में मैंने किया था। और कोर्स करने के बाद
मैंने लगभग 7 से 8 महीने एक डॉक्टर के पास प्रैक्टिस मैं कर रहा था। 7 से 8 महीने हाँ। प्रैक्टिस की डॉक्टर के पास, डॉक्टर कोर्स करने के बाद रेजिडेंशियल कोर्स किया, तो राइट, डॉक्टर के पास प्रैक्टिस में कर रहा था। और ये अब दिसंबर 2004 की बात है। घर पे एक रिलेटिव आए, उन्होंने बोला कि दिल्ली के अंदर ना, दिल्ली मेट्रो में एक जॉब है, ओके, और हमारा एक वो है, कोई जानने वाले हैं, जॉब लगवा सकते हैं। जैसे मेरे कानों में बात पड़ी तो मेरे सब ड्रीम फिर से जग गए, और दिल्ली जाना है, मेट्रो दिल्ली जाना है। तो मैंने घर वालों को बोला, घर वाले भी एग्री हो गए कि ये गवर्नमेंट जॉब है। माइंडसेट भी होता है हमारे इधर पे कि अच्छा, ये गवर्नमेंट जॉब थी? हाँ, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो शायद गवर्नमेंट जॉब थी। तो घर वाले ने सोचा ठीक है, अच्छी जॉब है, परमानेंट जॉब रहेगी, तो डॉक्टरी में तो पता नहीं है कैसा अच्छा करेगा नहीं करेगा। बट और अभी 12वीं पास की थी केवल, कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, जाना शुरू किया था? नहीं किया, कॉलेज में कभी नहीं किया, मैंने सिर्फ सर्टिफिकेट एक डुप्लीकेट बना लिया था। किसी यूनिवर्सिटी से बनाया, नाम नहीं बताऊंगा, बट हमें नाम नहीं पूछना। तो अब कॉलेज तो गए नहीं थे, 12वीं पास थी, और डीएमआरसी की कान में पड़ गया भैया दिल्ली में नौकरी मिल रही है, तो क्या कुलदीप ने क्या किया? 40,000 रुपए डोनेशन देनी थी। अच्छा। पैसे थे नहीं, मुझे याद है घर वालों ने 3 लोगों से अलग अलग ब्याज पे इकट्ठा किए। बेटा है, जिद है, और उनको भी लग रहा है कि हाँ अच्छा हो सकता है, नौकरी है, तो ब्याज पे पैसे लिए। और मुझे याद है 5 जनवरी 2005 मैंने दिल्ली 5 जनवरी 2005 हाँ, मैंने दिल्ली के अंदर पहला कदम रखा। मेट्रो में जॉब लगी, और मेरे मामा जी एक दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली पुलिस में थे, उनके यहाँ पे रहना चालू कर दिया। और लगभग जॉब लग गई थी। सैलरी कितनी थी जॉब 2005? एक्चुअली सैलरी तो मुझे शायद अभी याद नहीं है उस दौरान उन्होंने कितनी बताई थी, बट इसमें भी एक बड़ी लंबी कहानी है। जब जॉब लगी, शायद 6 या 7 तारीख रही होगी 2005 जनवरी की। 5 तारीख को दिल्ली आए, 7 तारीख को ज्वाइन किया। 6 या 7 तारीख को मेरा फर्स्ट डे रहा हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया, अजमेरी गेट मेट्रो स्टेशन, कंस्ट्रक्शन चल रही थी। मैं मामा जी घर से 120 नंबर बस पकड़ के आया, जिन्होंने जॉब लगवाई थी उनके पास पहुंचा। पूरा दिन मैं उनके साथ रहा, और शाम को वापसी घर से मामा जी के घर। उन्होंने बोला बेटा पहला दिन कैसा रहा? मैंने बोला मामा जी बहुत अच्छा रहा। फिर दूसरे दिन मैं फिर आया, फिर उनके साथ पूरा दिन घूमा, फिर शाम को वापसी घर गया। मामा जी ने पूछा कैसा रहा? मामा जी बहुत अच्छा रहा। तीसरा दिन, चौथा दिन, 3-4 दिन निकल गया। मैं बड़ा साई नेचर का था, मुझे कुछ ज़्यादा दुनिया के बारे में पता भी नहीं था, मैं कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, 5, 6, 7, 8 दिन बीते, तो पता चला कि एक स्कैंडल है। ये स्कैंडल है? कोई जॉब नहीं है। तो जिसके पास आप जाते थे, पूरा दिन बिताते थे, वो कौन था? वो वही ग्रुप था जिन्होंने मेरी जॉब लगवाई थी, जो फाइनल लोग थे, वो जिन्होंने जॉब लगाई, जिन्होंने पैसे लिए थे। और आपको बिल्कुल नहीं पता, शक हो रहा था कि ये बंदा स्कैंडल है? और शक नहीं हुआ, लेकिन 5-6 दिन के बाद मुझे शक हुआ। तो फिर तब तक घर वाले खुश थे कि जॉब लगी उसकी, तो गांव वाले खुश थे, पड़ोस वाले खुश थे, मामा जी खुश थे। फिर जब 5-6 दिन बाद पता चला, अब मैं घर बता नहीं पाया। मैंने एक चीज ठानी उस दिन कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा और किसी को बताऊंगा भी, चाहे कुछ हो जाए, कुछ दिल्ली के अंदर रह के कुछ बड़ा करूंगा। और मैं लगभग 1.5 महीने तक मामा जी के घर से डेली सुबह निकलता और रोडों पे धक्के खाता और वापसी चला जाता। पर करता क्या था कुलदीप 1.5 महीने तक? मतलब क्या? और जॉब पे जा नहीं रहा, वो स्कैंडल है पता चल गया, बट परिवार वालों को नहीं पता चल गया था ये स्कैंडल है? मैंने बताया नहीं, पता नहीं मैं क्यों नहीं बता पाया। एक तो मुझे एक चीज समझ में आई कि जिस स्कैंडल में पैसे फंसे हैं, 40,000 रुपए जो ब्याज पे लिए थे, पैसे कोई निकाल नहीं सकता। और जिस रिलेटिव ने वो जॉब लगवाई थी, उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो अच्छा चाहते थे। तो बट उन्हें भी नहीं पता था कि स्कैंडल है? उन्हें भी नहीं पता था, वो कोई थर्ड पार्टी, वो ऐसी थर्ड पार्टी थी, कोई और लोग थे, मुझे पता था पैसे नहीं निकल सकते। तो मैंने ये सोचा बता के क्या होगा, घर वालों को परेशानी करना, इससे अच्छा है कुछ ढूंढ, कोई नौकरी ढूंढ। और मैंने ढूंढना चालू कर। मैं हर रोज नई नौकरी ढूंढता था, हर रोज लोगों से बात करता था। लगभग 1.5 महीना ऐसी रोड पे घूमते घूमते निकल गया, पैसे खत्म हो गए। जो पैसे लेके आए थे, मिल तो रहे नहीं थे, सैलरी तो थी नहीं, और जो लेके आए थे वो भी खत्म, सब। एक दिन फिर 1.5 से पौने 2 महीने के बाद मैं घर गया गांव में, और मैं और मम्मी और छोटा भाई लेटे हुए थे। शाम को लगभग 9:30 बजे का टाइम रहा होगा। जैसे हम बात कर रहे थे, तो मुझे याद है वो दिन आज भी, मुझे रोना आ गया। और मैं इतनी तेज रो रहा हूं कि मेरे ना होठ फड़फड़ा रहे हैं, मुझसे ना बोला नहीं जा रहा है। रोना क्यों आ गया? मतलब क्या? कि पैसे चले गए, नौकरी नहीं है। तब मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी कोई नौकरी नहीं है, पैसे भी चले गए, पैसे वापसी नहीं आएंगे, और 1.5 महीने से मैं ऐसे ही बस रोड पे धक्के खा रहा हूँ। और मैंने मम्मी को और भाई को बोला, लेकिन किसी को बताना मत, पापा जी को और ताऊ जी को बिल्कुल मत बताना, सहन नहीं कर पाएंगे।
अब हम 3 लोगों को पता है, अब कुछ भी हो जाए दिल्ली रह के ही कुछ बड़ा करना है, कुछ काम करना है, नौकरी करनी है, दिल्ली ही रहना है, मतलब अब घर वापसी नहीं आऊंगा। अब किसी को इस दुनिया को नहीं बताना है कि नौकरी नहीं। मम्मी और भाई को बता दिया बस। अब हम 3 लोगों को पता है। पापा और ताया जी को नहीं बताया, शायद उनको तो कई सालों तक भी हमने नहीं बताया। मेरे पेरेंट्स इतने सीधे थे, उनको मुझे पता है वो इतना बड़ा धक्का लगता शायद संभाल नहीं पाते। उन्होंने पूरा जीवन खेती कर करके, मेहनत कर करके निकाल दिया, कभी पैसे को नहीं देखा, हमेशा कर्जे पे जिंदगी। और आज बेटा बड़ा हो गया और ऐसे ऐसे धक्के लगे तो मैं चाहता था कि नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता था घर मैंने ही संभालना है, बड़ा मैं ही, क्योंकि बड़ा आप हो, सब कुछ मैंने ही करना है, घर को डुबाना है कि ऊपर लेके जाना है, सब कुछ मैं ही था, तो बताने से कुछ होने वाला था। टफ, बहुत टफ। 1.5 महीना करते क्या थे? बस रोड पे धक्के खा के खाना पीना कैसे, मतलब करते क्या, होता क्या था उस दौरान? मैंने 3-4 दिन तक बिजली के मीटर भी चेंज करे थे, एनडीपीएल के बिजली के मीटर चेंज, नए मीटर लग रहे थे उस दौरान। अच्छा, 20 रुपए मीटर देते थे, 4-5। अच्छा, जो प्राइवेट, ओके, 20 रुपए, हाँ राइट, ओके। मैंने किया था, तो बस रोड पे ही घूमता सर, लगभग 15-20 दिन तक तो उन्हीं के साथ घूमता था जिन्होंने जॉब लगाई थी। तो उनसे कभी ये नहीं बोलते थे यार कि पैसा दो, ये क्या है, ये स्कैंडल है? कभी कुछ बोला ही नहीं? कोई बेनिफिट नहीं था, मैं बोल भी नहीं पाया। मैंने बोला ना, मैं बड़ा साई नेचर करता, मुझे कुछ समझ भी इतनी ज्यादा नहीं थी उस दौरान कि मैं करूं क्या। मम्मी और भाई को पता चल चुका था वो रात। फिर मम्मी ने किसी रिलेटिव से बात करी, उनको बताया, फिर कोई जानने वाले निकाले, नोएडा के अंदर वाटर प्यूरिफायर का काम करते थे, उनके पास मुझे छोड़ दिया, मैं वहां पे आ गया। वाटर प्यूरिफायर काम सीखने के लिए, प्राइवेट अपना काम करते थे, एक्वागार्ड का, वाटर प्यूरिफायर का। तो वो मुझे 1500 रुपये सैलरी देते थे, लगभग मार्च अप्रैल की बात रही, 2005। 1500 रुपये मेरी सैलरी होती थी, और उनके यहाँ मैं रहता था पूरा दिन। मैं उनकी सर्विस करता था एक्वागार्ड की कोठियों में जा के नोएडा में, और मुझे 1500 रुपये मिलते थे। और काम इसलिए सीख रहा था कि एक दिन कुछ दिनों के बाद सीख के ना अपनी बाइक लूंगा और अपना काम कर लूंगा। ओके, अपनी बाइक लेके अपना काम क्या करो? एक्वागार्ड। अच्छा, ओके, मतलब वाटर प्यूरिफायर बनाएंगे। मैं अपनी मशीन खरीदूंगा और सर्विस करूंगा, पैसे कमाऊंगा। बट मैं वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया। 1500 रुपए मिलते थे, 1500 रुपए 2005 में, 1500 रुपए। एक्चुअली रहना खाना उन्हीं का था। अच्छा, उन्हीं का था। और ये 1500 रुपए घर पे भी भेजते थे मम्मी पापा को कुछ? यहाँ हाँ, कुछ घर पे भी देता था, कुछ मेरा थोड़ा बहुत खर्च हो जाता था। 40,000 रुपए पापा मम्मी कर्जे में थे, 3 अलग अलग बंदों से ले चुके थे, ब्याज भी देना पड़ता था, 1500 रुपए मिल रहे थे, पापा किसान। कितना टफ था ये सब चीजें यार। बस सर एक उम्मीद थी, तो मुझे पता था मैं नहीं कर, विश्वास था कुलदीप को, विश्वास था कि कभी तो कुछ अच्छा करूंगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो रास्ता मिलेगा, कुछ तो रास्ता मिलेगा। वो एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं थी सर। अब मैं वाटर प्यूरिफायर का काम तो नहीं कर पाया, क्योंकि पैसे इकट्ठा नहीं हुए, बाइक नहीं ले पाया। कितने टाइम तक ये वाटर प्यूरिफायर? लगभग 1 साल तक मैंने सीखा। 1 साल तक ये सब काम किया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने एक प्राइवेट जॉब करी, मदरसन कंपनी है उसके अंदर। मदरसन कंपनी में? हाँ। ओके, किस चीज की जॉब थी? उसमें वायरिंग हार्नेस बनते थे, बाइक से के और गाड़ी की वायरिंग वो बनाते हैं। ओके। वायरिंग को असेंबल करके एक हार्नेस बना के देते हैं। ओके। जो गाड़ियों में फिट होता है, एक एमएनसी कंपनी है। ओके। उनकी यूनिट दुबई में भी है। तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ से लोग ना दुबई भी चले जाते हैं। ओके। आप पासपोर्ट बनवा लो, और दुबई में लगभग सैलरी 10,000 रुपये मंथली आपकी होगी, कुछ ओवर टाइम भी होगा, और 2 साल के बाद आप अच्छे पैसे इकट्ठा कर लोगे। राइट। तो वो मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि यहाँ पे तो शायद दिल्ली में तो पैसे नहीं जुड़ेंगे, रेंट पे रहना है, बहुत सारी चीजें। ट्रू। कि दुबई चला जाऊंगा, 2 साल बाद पैसे इकट्ठा करके लाऊंगा, पुराना घर भी नया बना लूंगा आके, कुछ पैसे इकट्ठा होंगे, ये सोच के उस कंपनी को ज्वाइन किया था। अच्छा, उस कंपनी में चले गए। हाँ। तो दुबई जाने का मौका मिला? नहीं मिला, क्योंकि वो भी गया। उस दौरान मम्मी की तबीयत खराब ज्यादा रहने लग गई, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया कि दुबई नहीं जाऊंगा। जिसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, अगर पीछे से कुछ हो गया तो क्या फायदा फिर पैसे का। हालांकि मैंने पासपोर्ट बनवा लिया, मेरा पासपोर्ट 2006 में ही शायद बना था। 6 में मैंने उसको ज्वाइन किया था, बट मैं दुबई जाना कैंसिल कर दिया। उस कंपनी में जॉब कर रहा था, बड़ी मेहनत से काम कर रहा था, मेरा परमानेंट का भी नंबर शायद। कितनी सैलरी थी उस कंपनी में? 3200 कुछ रुपए। 3200 रुपए, तरक्की हो गई थी 2006 में। 3200 रुपए। और बदरपुर में मैं गांव में रेंट पे रहता था, मुझे याद है। खाना, मेरा एक रूममेट भी था, और हम खाना बनाते थे सुबह, और डब्बा पैक करके, जैसे लेबर वाले जाते हैं ना, वैसे हम जाते थे और शाम को वापसी आते थे। पूरे दिन नौकरी। ये जो नौकरी थी ये सही थी? कितने साल चली ये नौकरी? लगभग 1.5 साल चली है। 1.5 साल चली, फिर क्या हो गया? मैं क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि सपने बड़े थे, लगता था कि
यहाँ नहीं चलेगा। हालांकि मैं परमानेंट होने की भी बारी आ गई थी, बट मुझे लग रहा था कि शायद इस यहाँ पे मैं कभी 10,000, 15,000, 20,000 से ऊपर नहीं जा पाऊंगा। ओके। बट वहाँ पे मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। बड़ा ट्विस्ट आया? बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, शायद जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। वो टर्निंग पॉइंट दुर्गा मैडम थी। अच्छा, तो मैं अभी पूछने वाला था। तो दुर्गा कहाँ मिले थे कुलदीप से? उसी कंपनी में मिले थे? यस सर, सेम कंपनी। राइट। दुर्गा बॉर्न एंड बॉर्न अप कहाँ पैदा हुआ? सर मैं यूपी के एक छोटे से गांव आजमगढ़ जिले में पैदा हुई थी। अच्छा, आजमगढ़। और हम लोग 5 भाई बहन हैं। और सर एक चीज कहना चाहूंगी, परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा था। पापा मेरे तीन ब्रदर थे और 2 ब्रदर बहुत आर्मी से और एजुकेशन से बिलोंग करते थे। बट एक चीज कहना चाहूंगी सर, जिसके हाथ में पावर होती है सत्ता भी उसी की चलती है। तो ऐसा ही था। वो बहुत अच्छे मतलब ये लाइन किस लिए बोल रहे हैं आप? पापा के हाथ में थे सारी चीजें या? मेरे जो दादू थे उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, जो उनके ब्रदर्स थे सब कुछ उनके हाथ में था। तो जैसे वो बोलते थे वैसे ही घर चलता था। तो ये चीज मैंने बचपन से ही देखी सर। और पहले यूपी में ऐसा हुआ करता था, मे बी अब ना हो, अगर किसी की लड़कियां हुआ करती थी तो ये होता था कि मम्मी की गलती है या लड़की की गलती है, लड़कियां ही हो रही हैं तो मतलब छोड़ दो या फिर आप। तो इस तरीके की बातें घर में होती थी। मेरे पापा ने कहा मैं लड़की हो रही है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है मेरी मम्मी की, मैं घर छोड़ सकता हूँ लेकिन उनको नहीं छोड़ सकता। तो ऐसे करके हम लोग गांव से, आजमगढ़ से हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए। कौन से ईयर में आप लोग दिल्ली शिफ्ट हुए? और स्कूलिंग कहाँ से हुई दुर्गा की? सर स्कूलिंग दिल्ली से ही हुई। दिल्ली। यस सर, यहीं से ही स्कूलिंग हुई। जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो कोई जानने वाला नहीं था सर। और हम 5 भाई बहन थे और पापा कोई मतलब दिल्ली में अननोन थे, कोई भी एक व्यक्ति जानने वाला नहीं था। पापा यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत तरीके से मजदूरी करी सर, मजदूरी भी करी एंड सिक्योरिटी गार्ड का काम, बहुत सारे ऐसे मजदूरी इन टर्म्स ऑफ जैसे ईंट और पत्थर जहाँ बनते हैं, जैसे वो आपका डे वाइज जैसे 200 रुपये या 150 रुपये ऐसे मिलता था। तो इस तरीके से उन्होंने मजदूरी करी और हम लोगों को पाला। और बहुत सारे सर, हम लोग एक कच्ची कॉलोनी में रहते थे, पहले घर नहीं था, रेंट के घर पे रहते थे। बहुत सारे रेंट के घर चेंज किए। आपको पता ही है सर कि शहर में 5 बच्चों के साथ रेंट पे घर मिलना। पापा कितना कमा लेते थे महीने में सर? एवरीडे जॉब रहती थी दोस्त? एवरीडे सर 200 या 150 ऐसे। तो मतलब 5-6 हजार रुपए कमा लेते? 5-6 हजार रुपए और 5 बच्चों को पालना। और स्कूलिंग, बच्चों की फीसें, खर्चे। तो सर वही इसी चीज को मैं आपको बता रही हूँ सर। फिर क्या ऐसे ही चलता रहा। और सॉरी सर, थोड़ी सी एक चीज कहना चाहूंगी सर कि जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे जरूर पैदा होते हैं बट उनका बचपना कभी नहीं होता। तो ऐसे ही हमारे साथ था। हमने कभी भी लाइफ में मतलब कभी फील ही नहीं हुआ कि हम बच्चे हैं या बच्चों वाली चीजें हमारे अंदर हैं। बचपन से ही वो मैच्योरिटी, मतलब घर के हालात को देख के कभी बचपना फील नहीं हुआ, कभी कोई डिमांड नहीं। बहुत ही बुरी हालत में रिलेटिव्स ऐसे थे कि कहते थे, अगर उनको पता था कि अगर इसको पैसा दे दिया तो वापस आने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज एक मजदूर आदमी अगर पैसा ले लेगा तो वो देगा कहाँ से। तो इस तरीके से सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। बट मैं यही कहूँगी, मैं बहुत लकी हूँ और सच में गॉड ग्रेस हमेशा हमारे ऊपर रही है कि किसी भी होता है ना सर कि एक टाइम आपके पास जो है अभी टफ है, लेकिन वो टाइम निकल जाता है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लेकिन हमेशा जो मेरे मॉम डैड रहे, और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ थी और वो हमेशा एक चीज़ कहती थी, वो सर इतनी गरीबी होने के बाद इतनी डिफ़िकल्ट, अब आप सोचो जो व्यक्ति डे के 150 या 200 रुपये अर्न कर रहा है और उसका 5 बेबीज़ हैं, उनको सबको पढ़ाना है, और वो एजुकेशन पे बहुत फोकस करते थे। मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी, उसके साथ सर वो जो कुछ काम करती थी घर में, मोती लगाने किसी चीज़ का, उसका भी जो पैसे मिलते थे तो वो पूरा पैसा ही एजुकेशन पे। वो एक लाइन बोलती थी सर कि हमेशा जब हम बोलते थे कि मम्मा आप इतना परेशान क्यों होते हो, डैडी को इतना परेशान क्यों करते हो एजुकेशन के लिए, कोई बात नहीं हम जैसे भी हैं मैनेज कर लेंगे। तो वो एक ही चीज़ बोलती थी, बेटा लाइफ में ना आपसे हर चीज़ छीनी जा सकती है, आपकी हर चीज़ खत्म हो सकती है, बट अगर आपके पास एजुकेशन है, आपके पास ज्ञान है, तो आप दोबारा से वो सत्ता आप दोबारा से क्रिएट कर सकते हो। ये आपसे कोई नहीं छीनेगा। एब्सोल्युटली दोस्तों, कितनी बड़ी बात। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, दुनिया में हम सबसे कुछ भी छीना जा सकता है, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो जिंदगी भर आपके पास रहेगा, वो रहेगी नॉलेज।
वो रहेगी आपकी एजुकेशन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी यही कहा है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस और नॉलेज इज अ प्रोसेस, मेक इट अ प्रोसेस, और लर्निंग को एक प्रोसेस बना लीजिए, हमेशा पढ़ते रहिए, बिकॉज यही एक चीज है जो आपके पास एंड तक रहने वाली है, और जितना आप दोगे ये बढ़ने वाली है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दुर्गा ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, लोअर मिडिल क्लास बच्चे तो होते हैं बट उनका बचपन नहीं होता। बच्चे तो जरूर होते हैं बट उनका बचपन क्यों नहीं होता? क्योंकि ख्वाहिशें वो मन ही मन मार लेती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि फाइनेंशियल है ही नहीं, तो उनकी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होंगी, तो वो इच्छाएं कभी बताते भी नहीं। कुलदीप बता रहा था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि बचपन में कैसे गांव में पढ़ना, धीरे 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 ख्वाब तो बड़े बना लेना, बट जब रियलिटी में जाना तो वो ख्वाब सब खत्म हो जाना। 40,000 रुपए कर्जे में पापा मम्मी ने लेके दिल्ली भेजा, स्कैंडल। 1.5 महीना, लोग अक्सर ऐसी चीजें होती हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या स्टेप ले लेते हैं, बट कुलदीप एक चीज जानता था कि उसे और कुछ आगे करना है और आगे बढ़ना है, और साथ ही साथ जॉब में दुर्गा अब उसको मिल गई थी। दुर्गा, एजुकेशन में क्या किया था आपने? सर मैंने पहले तो 12th पास करी SKV पंडारा रोड दिल्ली से, जैसे मैंने आपको बताया सर एजुकेशन हुआ। Right, एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी सर, कि मेरे जो ड्रीम्स कहते हैं ना सर, एक्चुअल में रियल फैक्ट बताऊं तो एक मिडिल क्लास व्यक्ति ड्रीम क्या होता है उसे नहीं पता। ड्रीम का मतलब होता है कि आप रात को सपने देखते हो और दिन में वो खत्म हो जाते हैं, उसके लिए यही मीनिंग होती है। ट्रू, वेरी ट्रू। इस इंडस्ट्री में वो आगे आप बात करोगे, बस अब इस इंडस्ट्री में आने के बाद पता चला कि ड्रीम क्या होता है, ट्रू क्या होता है। पहले तो यही पता था कि ड्रीम वो होता है जो आप रात को देखते हो और दिन में छू हो जाता है, वो कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके का, लेकिन जहाँ पर मेरी एजुकेशन हुई सर, एक्चुअली गरीब फैमिली से थे, वो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल था, लेकिन वो ऐसे लोकेशन पे था जहाँ पर पंडारा रोड, हाँ, राइट। तो वहाँ पर जो कोठियाँ और वहाँ के लोगों को देख के ना कहीं कुछ था, कुछ नहीं, बट ये ऐसा लगता था सर, पता नहीं गॉड ग्रेस, वही मैं ऑलवेज यही बोलती हूँ सर, कि एक फीलिंग आती थी अंदर से कि एक दिन जरूर ऐसा होगा। कुछ नहीं सर, अभी एक कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, रेंट के घर में रहते हैं, कुछ भी नहीं है पास में, बट फिर भी दिल में एक फीलिंग होती थी कि एक दिन होगा, एक दिन होगा। कभी मतलब था ही नहीं सर कि नहीं होगा, हमेशा से एक फीलिंग आती थी कि एक दिन ऐसा ही हमारे पास भी होगा। 12th में क्या लिया था? आर्ट, साइंस, कॉमर्स? आर्ट्स लिया था। आर्ट्स लिया, तो कॉलेज कहाँ से किया? उसके बाद सर मैंने 12th पास करी। 12th पास करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली की हालत देख के, फाइनेंशियल देख के सीन की, मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, एजुकेशन तो करना है बट फैमिली को भी सपोर्ट करना है। तो मैंने 12th किया, और 12th करने के बाद ही मैंने अप्रैल में ही मेरी 12th कंप्लीट हुई 2006 में। अप्रैल में एग्जाम दिए और उसके बाद ही मैंने सितंबर या अक्टूबर में मैं मदरसन मैंने ज्वाइन किया कि मैं कॉरेस्पॉन्डेंट से पढ़ाई भी करूंगी बट साथ में मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब भी करूंगी। तो मैंने 2006 सितंबर में मैंने मदरसन को ज्वाइन किया। 2006 सितंबर में मदरसन ज्वाइन हुआ, और कुलदीप वहाँ ऑलरेडी था, ये जॉब का ऑलरेडी वहाँ पे कर रहा था, राइट। तो कुलदीप, अब मतलब मदरसन कंपनी में आप दोनों की मुलाकात, राइट, ये तो एक पॉइंट हो गया, बट मदरसन से आगे कैसे बढ़े? कुलदीप डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आया? मुझे लगता था कि उस कंपनी में ज़्यादा सैलरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं देखता था वहाँ पे लोग 20-20 साल से जो थे, जो परमानेंट भी थे, जो इंजीनियर भी थे, वो भी कितने पैसे कमा रहे हैं? 15-15, 20-20 हजार कमा रहे हैं। ट्रू। तो मुझे लगता था शायद लाइफ यहाँ पे नहीं, तो वहाँ से छोड़ दिया। वो छोड़ दिया। मैं रिटेल सेक्टर के अंदर मैंने जॉब। और ये कौन से साल में छोड़ा? लगभग 2007 में ही क्विट कर दिया। 2007 में क्विट हुए। अब 2004 में 12वीं पास हुई, 3 साल चले गए थे, अनस्टेबिलिटी अभी भी साथ थी, ये नहीं पता चल रहा था कहाँ जाना है, क्या करना है, ये कुछ नहीं पता चल रहा था। कुछ थॉट में था कि क्या करना है, या कुछ ऐसी चीजें, कभी कोई मेंटरशिप, किसी व्यक्ति से मिलना, किसी से सलाह करना, कुछ ऐसा था या कुछ नहीं? तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था, बट जो जैसा जिसने बता दिया, अब रिटेल लाइन के बारे में सुना कि रिटेल में लोग अच्छी सैलरियां होती हैं, आप सुपरवाइजर बन सकते हैं, आप मैनेजर बन सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जल्दी आगे तक बढ़ सकते हैं, राइट। तो मैं रिटेल में गया, कस्टमर सर्विस जो होते हैं, कस्टमर केयर एसोसिएट जो होते हैं, वो मेरी जॉब लगी बिग एप्पल के अंदर। ओके, बिग एप्पल, हाँ, कंपनी हुआ करती थी, बाद में फ्यूचर ग्रुप में शायद उसको खरीद लिया उसने था।
तो उसमें मैं कैशियर तक गया। कैशियर तक? हाँ। और सैलरी कितनी थी उसमें? लगभग कैशियर में 4800 रुपये सैलरी थी। 4800 रुपये। और कितने साल जॉब की उसमें? लगभग मैंने 2 साल या 2.5 साल उसमें जॉब करी। 2-2.5 साल वहाँ। कैशियर के बाद सुपरवाइजर का मेरा नंबर आ गया। अच्छा, ओके। काम मैं बड़ी मेहनत से करता था। जैसे मेरे सुपरवाइजर का नंबर आया उसके बाद मुझे दिख रहा था कि मैं मैनेजर भी जा सकता हूँ और मैं एएसएम भी जा सकता हूँ, बट मुझे लगने लगे साला इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश नहीं आती। अब जब तू एएसएम तक जाएगा इंग्लिश नहीं आती है तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। इतना फुल स्टॉप लग जाएगा। तो लगभग मैंने 3 साल तक या 2.5-3 साल तक वहाँ पे मैंने जॉब करी। फिर 2011 में हमारी शादी हुई। 2011 में? अच्छा, तब तक दुर्गा मदरसन में थे या आपने भी छोड़ दी थी? इनको भी तुरंत जॉब छुड़वा के मैं रिटेल सेक्टर में ले आया अपनी कंपनी में। सेम दोनों? फिर दोनों सेम? अच्छा, 2007 से 2011 तक सेम दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, राइट? जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब तो काम कर रहे थे और दोनों को एक दूसरे को पता था कि फाइनेंशियल बहुत बड़ा चैलेंज है दोनों की फैमिली, राइट? और ये चैलेंज सामने दिख भी रहा था। कुलदीप आपके लिए तो क्योंकि आप बड़े बेटे थे, दुर्गा ऑब्वियसली डॉटर थी, तो इसलिए भाई कितने थे? सर 2 भाई हैं, 3 सिस्टर और मैं ही बड़ी थी अपने। सबसे बड़ी? सबसे बड़ी। ओह माय गुडनेस। तो इसी वजह से मेरे ऊपर भी एक चैलेंज था कि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है। फैमिली को सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली हालत बहुत खराब है, लेकिन ये था कि अगर सपोर्ट कैसे करूं, उसके लिए एजुकेशन भी चाहिए। तभी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंट से मैंने कहा पढ़ाई भी कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि इन फ्यूचर अगर थोड़ी ये सब। मदरसन में सैलरी कितनी थी? सर 2500 रुपए से स्टार्ट। 2500 रुपए? ओके। और रिटेल में जब गए बिग एप्पल में तब आपकी कितनी सैलरी? 4500। 4500 और कुलदीप 4800 रुपीस में कैशियर, राइट? अब जिंदगी लग रहा था किंग साइज, आराम से बीत रही है, ऐसा कुछ लग रहा था? नहीं सर, तब भी उम्मीद थी कि कुछ अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा। तो हमेशा कुछ अच्छा खोजता रहता था, कुछ तो मिलेगा। हाँ, मैं एक चीज भूल गया यहाँ पे, रिटेल सेक्टर को, मैडम रिटेल में ही रही, कॉस्मेटिक लाइन में चली गई, डिफरेंट कंपनीज में काम किया, बट उस समय मेरा एक फ्रेंड था जो मेरा रूममेट था, वो महिंद्रा कंपनी के अंदर चला गया, वो सेल्स परचेज में शायद, महिंद्रा लोडिंग अनलोडिंग गाड़ियाँ आती हैं, तो उसको वहां से पता चला यार इस गाड़ियों में ना बड़ा पैसा है, एक काम करते हैं गाड़ी खरीद लेते हैं। अच्छा, ओके, रेंट पे चलाएंगे। तो, हाँ, मेरे माइंड में क्लिक किया, एक काम करते हैं, पैसा तो मेरे पास था नहीं, तो तू पैसे लगा, चलाऊंगा मैं। ओह, नौकरी छोड़ के? हाँ, हम दोनों 50-50% पार्टनर हो गए। नौकरी छोड़ दी थी? नौकरी मैंने छोड़ दी, क्योंकि लगता था कुछ करना है, कुछ करना है। पर ये तो स्टेबल जॉब थी यार, ये तो स्टेबिलिटी थी कि पैसा आ तो रहे हैं, कम से कम 5000 रुपए महीने के आ तो रहे हैं। लेकिन सर ऐसा लगता था कि शायद 5 साल 10 साल के बाद इतनी ऊपर नहीं जा पाऊंगा तो ये गाड़ी में चला के 5-10 हजार मतलब पैसा अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे एक और गंदी आदत पड़ गई थी सर दिल्ली में आके। वो क्या आदत थी? लग्जरी गाड़ियों को देखना। लग्जरी गाड़ियों को देखना है कुछ नहीं। मुझे याद है सर, अगर मैं आश्रम से कभी फरीदाबाद जाऊंगा तो मैं मेन रोड से कभी नहीं जाता था। अच्छा, एनएफसी के अंदर से जाता था। अच्छा, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से घूमते हुए जाते थे? क्योंकि मुझे वहां लग्जरी गाड़ियां दिखती थी, कोठियां दिखती थी, मैं देखता था यार पता नहीं होगी कि नहीं होगी, बट साला होनी तो ऐसी चाहिए। हाँ, जो गाड़ी डाली दोस्त और आपने, क्या हुआ उसका? लगभग 1 साल तक चलाई, उसमें घाटा हो गया, फिर हमने सेल कर दी। उसमें भी घाटा हो गया? हाँ, उसे मैं ही चलाता था। आप चलाते थे, गाड़ी चलाते थे, और लोडिंग अनलोडिंग लोगों के? और ये दिल्ली में करते थे या बाहर भी? दिल्ली के अंदर, वो सीएनजी थी, दिल्ली एनसीआर के अंदर। दिल्ली एनसीआर के अंदर, मतलब माल लोड करना और लोगों के घर डिलीवर करना भी थी। तो ऑफिस टू ऑफिस जाता था क्या, मतलब घरों में जाते थे? ऑफिस टू ऑफिस था, ऑफिस टू ऑफिस जाता था। प्लाईवुड की कंपनी में गाड़ी लगाई हुई। अच्छा, 1 साल चलाया, उसमें भी घाटा हो गया? उसमें घाटा हो गया। 2012 हो गया अब? 2011 में फिर शादी हो गई। हाँ, और उसके बाद फिर गाड़ी शायद हमने 2011 में जब शादी हुई तब ये काम कर रहे थे या जॉब कर रहे थे तब? तब उस दौरान गाड़ी शायद हमने दे दी थी, है ना? हाँ, ले ली थी सर, दे दी थी एक्चुअली। दे दी थी, उस समय शादी होने के बाद तो जॉब थी नहीं, बट पहले, शादी से पहले, शादी जब हुई तब गाड़ी तो नहीं चला रहे थे? नहीं, शादी से पहले हमने गाड़ी सेल कर दी थी। तो गाड़ी सेल कर दी थी। दुर्गा, मुझे एक बात बताओ, ऐसे लड़के के साथ शादी करने जा रहे थे जिसका आता पता नहीं था, जो बेचारा, मतलब बेचारा कहूं या क्या कहूं, 4 जॉब बदल चुका था, ये नहीं समझ आ रहा था करना क्या है, बट ख्वाब बड़े बड़े थे, गाड़ी भी लोड कर ली थी, उसमें भी घाटा हो गया था। पापा मम्मी को बनाया कैसे कि मतलब कैसे इस लड़की से शादी करनी है? एक्चुअली सर, मैं ना बहुत कमिटेड हूँ, मतलब मेरे लिए सर पैसा सब कुछ है। मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है, पैसे की वजह से मम्मी पापा को इतनी प्रॉब्लम्स में देखा, खुद भी देखा है। बट मेरे लिए ना, जब मैं इनसे मिली तो एक वही वाली मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रही है सर कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा,
और अगर हम दोनों साथ में रहेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। जरूरी नहीं है कि ये पैसे वाले ही हों तभी कुछ लाइफ में होगा, अगर हम साथ में रहेंगे तो इससे भी बड़ा कर सकते बट हैं। ऐसा थॉट आया कैसे, मतलब क्या चीज थी कुलदीप की जो इंस्पायर करा आपको ये सब ये चीजें? सर बहुत ही, एक तो शाय नेचर के थे, मैं भी बहुत शाय नेचर की थी सर, बहुत कम दोनों शाय थे, बात दोनों आपस में मिल गए, दोनों बात करें, लव स्टोरी चल रही है, दोनों शाय हैं। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम मिले थे 2006 में, उसके बाद मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। हम सिर्फ मदरसन में ही मतलब मिलते थे, जैसे मॉर्निंग में मैं 9 o'clock या 10 o'clock मेरी एंट्री हुई, हम ऐसे ही मिलते थे काम करते करते ही, और उसके बाद जब घर चले गए उसके बाद कोई फ़ोन से बात नहीं, कुछ नहीं। लगभग ये 1-1.5 साल तक सिर्फ मतलब ऐसे ही हुआ कि उसके बाद कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं कि जैसे होता है कि प्यार में बहुत सारे गिफ्ट देना या कुछ ऐसा देना, सर नेवर। यही चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। ये अच्छी लगी सर, ये अच्छी लगी, बी फ्रैंक सर। मैं कहता हूँ आजकल की लड़कियों को ये चीज जरूर सुननी चाहिए। वो दुर्गा कह रही हैं कि ये चीज बहुत अच्छी लगी कि कुलदीप ने उन्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, वो हमेशा कोई फोन नहीं करते थे, ऑफिस के बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। दुर्गा ऐसे कैसे? सर फोन हुआ ही नहीं करता था, मेरे पास ही फोन नहीं था। इंडिया में तो फोन था, मोबाइल फोन तो आ चुके थे 1995 मेरे पास नहीं था एक्चुअली। हाँ। इन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया बट मैंने इनको रिटर्न कर दिया। मैं ये नहीं चाहती थी कभी भी, इन्होंने मुझे छोटा सा फोन दिया बट एक्चुअली मैं ना बहुत ज्यादा, एक तो होता है अभिमानी, एक तो होता है स्वाभिमानी, है ना, दो। तो मेरे अंदर वो स्वाभिमान था कि मुझे अभी कुछ भी नहीं हुआ है, मैं कोई भी चीज ऐसे नहीं ले सकती। मैंने इनको रिटर्न कर दिया कि मुझे फोन नहीं चाहिए, मैं इतने कैपेबल बनूंगी तो मैं फोन खुद लूंगी, उसके बाद हम बात करेंगे। 2011 में शादी हो गई। यस सर। शादी में लड़का कुछ नहीं करता, अब शादी हो गई। सर पहले ही मैंने फैमिली को बोल दिया था शादी होगी तो इन्हीं से होगी, अदरवाइज। तो जिद थी, मतलब ऐसे लड़के के साथ शादी करना जो कुछ नहीं करता, जो इतना अनप्रेडिक्टेबल है। सर लोगों के नजरों में कुछ नहीं करते बट मेरे नजर में पता नहीं सर, मुझे ऐसा फील होता था कि आगे फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट होगा और हम मिलके बहुत बड़ा करेंगे और बहुत अच्छा होगा हमारे। 2011 से 2012 पहला साल शादी का कैसे निकला? क्या कुलदीप, क्या हुआ? शादी तो हो गई, अब क्या? मम्मी की तबीयत खराब रहती थी, उनको प्रॉब्लम्स थी डिस्क वगैरह की, आर्थराइटिक्स। तो प्लानिंग ये थी कि शादी के बाद हम घर शिफ्ट हो जाएंगे और मैं वहीं हापुड़ गांव में शिफ्ट हो जाएंगे। गांव में शिफ्ट और गांव में रह के मैं कोई बिजनेस करूंगा, कोई दुकान करूंगा किसी चीज, कोई छोटी मोटी दुकान करूंगा, कुछ पैसा इकट्ठा हम करेंगे और दुकान करेंगे। अब हम दिल्ली नहीं रहेंगे। फाइनली हमारी ये प्लानिंग, शादी हो गई, गांव में रहना स्टार्ट कर दिया। महीना 2 महीना 3 महीना निकल भी गए, गांव में ही रह गए। तो गांव में करते क्या थे आप फिर? कुछ नहीं, उस समय ठाली घूमता था। शादी के 1-1.5 महीना 2 महीने बीत गए, अभी तो नई नई शादी हुई है। तो जो जॉब थी आपकी वो? सर एक चीज मैं और कहना चाहूंगी यहाँ पर, सर जॉब से इन्होंने बोल दिया था कि गांव में ही रहना पड़ेगा, तो रिजाइन कर दो। नहीं है, हाँ तो आप रिजाइन कर दो। दुर्गा, पति कुछ कमाता नहीं, पत्नी कमाती है, वो भी कह रहा है कि छोड़ दो। हाँ जी। और उस लड़की के साथ शादी कर रहे हो? ये सर वो मैं अभी फिर बताती हूँ सर कि हमारी जब शादी हुई थी तो मुझे कुछ ज्वेलरी मिली थी। तो एक्चुअली देखो सर, शादी होने से पहले ना मेरे जो ड्रीम थे वो मेरे पेरेंट्स के लिए थे। उसके बाद जब कुलदीप जी मिले तो मेरे जो ड्रीम थे ना वो इनके लिए हो गए, मतलब मम्मी पापा से शिफ्ट हो गए पापा हस्बैंड के लिए। हाँ जी, कि सर इनको लाइफ में कुछ बड़ा करना है और मैं किसी भी हाल में इनको कैसे भी सपोर्ट करूंगी, जितना मेरे से बन सकता है मैं इनको सब फुल्ली सपोर्ट करूंगी हर चीज से। तो सर मुझे ना ज्वेलरी से, सीरियसली आप सोचोगे कि लड़की है ये कैसी बातें कर रही है, ज्वेलरी से इतना प्यार नहीं था मेरे लिए। मेरी फैमिली प्राथमिकता थी, है और हमेशा रहेगी। तो जब कुलदीप जी जॉब नहीं थी तो उन्होंने कहा कि यहीं पर ही काम करना है। तो मेरे पास जो ज्वेलरी थी ना, मुझे नहीं पता था कि ये सारी नकली है। जो भी शादी में इन्होंने दिया सारी चीजें वो सारी नकली है। तो मैं इसमें आर्टिफिशियल, हाँ एक्चुअली पैसे नहीं थे तो आर्टिफिशियल थी, राइट, इनको नहीं पता था। हाँ। तो सर मैंने क्या किया, मैं हमेशा इनको बोलती थी, अप्रोच करती थी, यार इतनी सारी ज्वेलरी रखी, इसका करेंगे क्या? आप इसको बेच के जो पैसा आता है उससे एक्चुअली काम कर लो। हाँ, जो दुकान खोलने की बारी आ रही थी तो पैसे नहीं थे। तो ये प्लानिंग थी। 3-4 महीने बीत गए, अब दिल्ली आना नहीं था, मम्मी तबीयत खराब थी, रहना वहीं है। एजुकेशन ऐसी हायर एजुकेशन है नहीं, कोई प्रोफेशन ऐसा है नहीं कि जाके तुरंत नौकरी मिल जाएगी, फिर ऐसी कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तो गांव में कुछ काम करना था। तो जब इनको हम बहाने मार रहे थे, पैसे नहीं, क्या काम करें। उन्होंने बोला ज्वेलरी का करना क्या है, हाँ बेच दो, इसको बेच दो। बट कुलदीप तो वो पता था ये आर्टिफिशियल है, इनको बताना पड़ा कि वो तो आर्टिफिशियल है। तब इनको दुर्गा क्या फीलिंग, इमोशंस थे जब ये पता चला ये तो सब आर्टिफिशियल है, फेक? सर तब लगा यार ऐसे लड़के के साथ कैसे शादी कर ली? नहीं सर, तब भी नहीं लगा।
सर सीरियसली आप इनसे पूछ सकते हो, तब भी नहीं लगा। एक बार को फील हुआ, मैंने कहा केडी एटलीस्ट आप मुझे बता देते, क्योंकि मेरा जो मंगलसूत्र है वो भी नकली है। और मैं जब घर पे गई ना, तो जैसे मॉम होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनको गोल्ड की नॉलेज है, मुझे नहीं है। तो कई बार उन्होंने टच करके देखा, उन्होंने बोला ये हमें तो मतलब जैसे फैमिली में नकली लग रहा है। तो मैं उनके ऊपर ही वो हो गई कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। मतलब मैं इनकी साइड पे ज्यादा हो गई कि मतलब मेरी फैमिली वाले ऐसे नहीं है कि नकली दे दे, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। तो मैंने इनसे बोला कि ऐसे मुझे बोल रहे थे घर वाले। तो फिर इन्होंने तब उस वक्त तो कुछ भी नहीं बोला। इतना फील नहीं हुआ सर। फील इसलिए ज्यादा हुआ कि अब हम क्या करें। मतलब एक हमारे पास यही था लास्ट, ना हमारे पास फाइनेंशियली कोई हेल्प करने वाला है, ना हमारी फाइनेंशियली इतनी मतलब स्ट्रांग है कि हम कुछ अब कर सकें। तो व्हाट नेक्स्ट क्या हुआ? उस दौरान मम्मी की तबीयत ठीक रहने लगी, हमें कोई डॉक्टर मिला, वो ठीक हो गई। और फिर फैमिली ने बोला कि अब जब मैं ठीक हो गई, मम्मी ठीक हो गई, तो जाओ दिल्ली जाओ। दोबारा से दिल्ली आ गए। हाँ, दोबारा दिल्ली आ गए। और फिर से जॉब पकड़ी, फिर से मैडम रिटेल लाइन के अंदर गई। दुर्गा फिर दोबारा जॉब में आ गए? हाँ, कॉस्मेटिक लाइन में। कुलदीप क्या कर रहा था? और उस दौरान मैंने फिर से एक जॉब करी, किसी लाला के यहाँ पे मैंने फील्ड की जॉब करी। किसकी? किसी लाला के यहाँ पे मैंने फील्ड की जॉब करी। फील्ड कलेक्शंस वगैरह, चेक कलेक्शन वगैरह, ये वाली जॉब करी मैंने गांधीनगर के अंदर। गांधीनगर, ओके। कपड़े के दुकान पे। तो उस दौरान हमने सोचा कि ऐसे कब तक चलेगा, शादी हो गई, कब तक ऐसे चलेगा। तो इनकी जॉब जब उस समय लगी थी तो शायद ठीक ठाक थी, मुझे लग रहा है 25,000 रुपए के आसपास सैलरी। अच्छा, 25,000 रुपए सैलरी हो गई थी। हाँ। राइट। और ये कौन से साल की बात है? सर ये 12 के बीच की बात है। ओके, राइट। 11-12 की बात है। ओके, तो मतलब एक सिक्योरिटी हो गई थी, अब किचन चल जाएगी, खाना वाना मिल जाएगा, 25,000 रुपए रेंट का घर ले लिया, सब ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे लगता था नौकरी यार कब तक चलेगा, कुछ तो फाइनल डेस्टिनेशन ढूंढनी है। तो हम दोनों ने 2013 में कोर्स किया हेयर स्टाइलिंग का। हेयर स्टाइल का? दोनों ने कोर्स किया? 2014 में किया। 2014 में कुछ पैसे वहां से इकट्ठा किए, कुछ इधर उधर से किया, लगभग 2 लाख रुपए हमारा खर्चा हुआ। 2 लाख रुपए हेयर स्टाइलिंग के? अच्छे लेवल पे कोर्स किया। पढ़ाई मतलब हेयर स्टाइलिंग की? हेयर स्टाइलिंग, ओके। मैडम ने मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिंग, स्किन स्पेशलिस्ट सब कोर्स किया। ओके। मैंने हेयर के अंदर मैंने अच्छा डिप्लोमा। आपने हेयर पे और आपने भी हेयर के ऊपर, दोनों ने कोर्स किया? हेयर एंड मेकअप बोथ। हेयर एंड मेकअप, ओके। तो ये मतलब ये सोचा था कि अब इसमें ऊपर हम जाके मतलब कुछ करेंगे? जी, हमारा प्लान था कि हम अपना सैलून ओपन करेंगे। सैलून ओपन? मतलब कितनी बार कितनी चीजें, मतलब वो लास्ट डेस्टिनेशन थी। ये हर बार सोच रहे थे आप कि ये अब हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, अब हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। दुर्गा, इतनी जब चीजें चल रही थी, और ये 2 लाख रुपए कहाँ से आए? पहले तो जब ये जो कोर्स किया, जो दुर्गा कमा रही थी सैलरी, उसमें से जोड़ के किए थे या उसमें से जोड़ के किए? कुछ मेरी सैलरी उस दौरान लगभग 13-14 हजार रुपए थी। ओके। वहां से जोड़े, कुछ इधर उधर से इकट्ठा भी किया था, कुछ उधार भी लिए थे, तो कोर्स इकट्ठा कर लिया। हाँ, लगभग 1 साल तक कोर्स किया। तो अब कोर्स भी खत्म हो गया, 2014 भी खत्म हो गया। अब सैलून का क्या हुआ? हाँ जी, अब हमने जॉब पकड़ ली। क्योंकि अब सैलून के लिए पैसे चाहिए ना। हाँ, पहले जॉब करनी थी कुछ दिन तक, क्योंकि जॉब करके पैसा इकट्ठा करेंगे तब तक हम अच्छे से काम भी सीख जाएंगे। ओके। तो अब कुलदीप क्या करता था फिर? मैं सैलून के अंदर जॉब करता था। सैलून के अंदर जॉब करता था आप? लाला कंपनी, बिग एप्पल, सब कुछ करके अब कुलदीप एक हेयर ड्रेसर बन चुका था। हेयर ड्रेसर, राइट। सैलरी कितनी थी वहां पे? स्टार्टिंग में मेरी सैलरी वहां पे 9,000 से वैसे स्टार्टिंग हुई थी। 13-14 हजार कमा रहा था, 9,000 पे आ गया जी। बट दिख रहा था कि 4 साल 3 साल के बाद अब फाइनल डेस्टिनेशन जो है, जो सैलून का एक नेटवर्क बनाना है, फाइनल ये था। मैं सैलून के कई ब्रांड से भी बड़ा इंस्पायर हुआ इस इंडस्ट्री में आने के बाद, कि कई लोगों ने 2 चेयर से स्टार्ट किया और एक बड़ा ब्रांड बना दिया, बहुत सारे एक चेन बना दी, नेटवर्क बना दिया। तो हमें लगता था कि सैलून के अंदर कुछ बड़ा करेंगे। सैलून के अंदर बड़ा करेंगे। बड़ा सैलून का नेटवर्क बनाया और हेयर दोनों ने डिसाइड कर लिया था, राइट। फिर अब कुलदीप तक जॉब ही चल रही थी, हेयर ड्रेसर का काम कर रहा था। कितने साल हेयर ड्रेसर का काम करता है? लगभग 2 साल। 2 साल? 14-15। हाँ। और ये जो दिल्ली के कहाँ हेयर ड्रेसर, मतलब कौन से जगह? मैं GK1 N ब्लॉक में था। GK1 M ब्लॉक में? N ब्लॉक, अच्छा। उसके बाद बंगाली मार्केट में था। बंगाली मार्केट। उसके बाद मैं नोएडा में था। दुर्गा, जब ये कोर्स हो गया, आप क्या कर रहे थे उसके बाद? एक्चुअली जब हम 2011 में हमारी शादी हुई, उसके बाद 12 में हम लोग जब दिल्ली शिफ्ट हुए, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं रिटेल इंडस्ट्री में थी और मेकअप इंडस्ट्री में थी। तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखा कि आने वाले टाइम पे ये इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री होने वाली है।
हर कोई अपने आप को सुंदर देखना चाहता है, यंग चाहता है कि वो ऑलवेज यंग रहे, तो ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री हो सकती है। तो जब मैं रिटेल में थी तो उसके बाद फिर तभी ये मन में बात आई कि क्यों ना हम सैलून इंडस्ट्री में जाएं। पर ये दोनों आप लोगों ने ये भी तो सोचा होगा वर्किंग कैपिटल कहाँ से लाओगे? सैलून लगाना भी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ये तो जैसे कुलदीप कह रहा है 2 चेयर से शुरू किया, ठीक है, बट उसका वर्किंग कैपिटल भी कहीं ना कहीं से तो लगाई होगी। सोचा था कि एक छोटे सैलून से स्टार्ट करेंगे, पैसा इधर उधर से इकट्ठा छोटा करेंगे। सैलून भी कितना छोटा सैलून, फिर भी 4-5 लाख रुपए तो छोटे सैलून के लिए भी चाहिए, रेंटल चाहिए, एसेसरीज हैं। एक चीज जरूर कहना चाहूंगी सर, जैसे हमारे बाली सर हमेशा बोलते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो। ओके, तो मतलब आप ये सोच रहे थे कि होगा, बट तब तक तो एमडी सर से मिले नहीं थे आप लोग? नहीं मिले थे, बट वो चीज कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बट थी। केवल ये था कि सैलून खोलना है सर। बस। कहाँ से कैपिटल आएगा? दुर्गा क्या कर रही थी उस दौरान? 2013-14 में दुर्गा जॉब छोड़ दी थी, ब्यूटी मेकअप में आ गई थी, जैसे कुलदीप हेयर ड्रेसर था। दुर्गा क्या कर रही थी? मेरी जॉब कंटिन्यू चल रही थी 2013-14। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगी। कोई दिक्कत उस ब्रांड में मैं वर्किंग थी। 25 से 27 और 27,000 रुपये मेरी सैलरी थी। उसके बाद मैंने ही मतलब जॉब करते करते ही मैंने अपना डिप्लोमा किया इंस्टीट्यूट से, मैंने जो सैलून इंडस्ट्री का डिप्लोमा किया, और 2014 में ही मैंने बेबी कंसीव किया, और उसके बाद मैंने 2015 में मेरी डॉटर हुई अप्रैल में, और 14 से मतलब मैंने कंसीव भी किया और पूरा 8 मंथ मैंने कंटिन्यू जॉब किया। और बेबी के साथ ही जब मेरी डिलीवरी हुई तो मुझे 6 मंथ की मैटरनिटी लीव मिलती है, वो लीव मुझे मिली। उसके बाद मैंने दोबारा से, मेरी बेबी अप्रोक्स 6 मंथ की थी सर, और 6 मंथ की, जब मेरी 6 मंथ की छुट्टियां कंप्लीट हुई तो मैंने अपने डॉटर को हापुड़ छोड़ दिया और मैं दोबारा से दिल्ली आ गई जॉब करने के लिए। 6 महीने की बच्ची को आप छोड़ा है दादा दादी के पास? दोस्तों, सपने बड़े हो तो त्याग भी बहुत बड़ा आता है। जैसा आप सुन रहे हैं कि दुर्गा ने 6 महीने की बच्ची को, केवल 6 मंथ, एज अ मदर, जस्ट इमेजिन, क्योंकि सपने बहुत बड़े थे, करना बहुत बड़ा था, और यही थॉट था दुर्गा और कुलदीप के पास। इसलिए त्याग तो है। मैं बार बार कहता हूं, साइंस ऑफ सक्सेस का चौथा नियम, सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। सफलता त्याग मांगती है। अगर सफलता के लिए आप त्याग नहीं करोगे तो सफलता शायद आपसे कोसों दूर रहेगी। दुर्गा ने, एक मां 6 महीने के बच्चे को छोड़ के वापस के उसको लाइफ को सेटल करना है। दुर्गा वापस आ गए सर, वापस आई, मतलब ये जैसे मैंने बोला सर, हमेशा एक सोच थी मेरी कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा। मतलब एक होता है ना पॉजिटिव सर, पता नहीं गॉड की कृपा रही कि हमेशा कभी किसी भी सिचुएशन में कभी भी मन में ये नहीं आया कि कुछ गलत होगा। मतलब ये था कि ये सिचुएशन ये निकल जाएगा, लाइफ में कुछ अच्छा होगा। जब मेरी डॉटर हुई सर, तो जब मैं, जैसे छुट्टियां होती थी, अब हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती थी, 6 डेज हम लोग वर्किंग करते थे, और 1 डेज के जब ऑफ होता तो मैं उससे मिलने जाती थी। जब वो बोलती थी ना और वो देखती थी, और जब उसको छोड़ के वापस आना पड़ता था तो बहुत रोना आता था कि मतलब कैसे पेरेंट्स है, बेबी भी हो गया उसके बाद भी मैं नहीं चाहती थी कि हमारी वाली लाइफ उसकी कभी हो। और सर, मेरा एक मानना है कि अगर आप अपने लिए काम करते हो ना किसी चीज को, तो आप एक बार को गिव अप भी कर देते हो, छोड़ सकते हो, बट बच्चों के लिए, लेकिन आप अपनों के लिए काम करते हो ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, और वो सफलता आपको मिलती ही रहती है। तो सर, जब मैं उसकी शक्ल देखती थी ना, मैं खुद को बोलती थी कि एक दिन ऐसा होगा कि अभी तो ये बहुत छोटी है, इसे नहीं पता। मैं खुद को समझाती थी, खुद से ही सेल्फ टॉक करती थी कि जब ये बड़ी होगी ना, और जब ये साथ में होगी, तो आज तो इसको कुछ नहीं पता कि मैं इसकी मॉम हूँ या नहीं हूँ, या दादी इसकी मॉम है, क्या है, बहुत छोटी है। बट इन फ्यूचर जब ये बड़ी होगी और हमारे पास आएगी, हमारे पास इतनी सफलता होगी, जिस चीज पे ये हाथ रखेगी वो चीज इसकी होगी, तब ये हम पे ज्यादा प्राउड फील करेगी। दुर्गा, जॉब चल रही थी आपकी, आप आराम से आ गए थे, वापस जॉब करते थे और वापस आना जाना चलता रहता था। कुलदीप हेयर ड्रेसर था और कुलदीप सैलून में काम कर रहा था 2 साल। थॉट था कि सैलून खोलना है, अपना करना है। क्या हुआ 2 साल के बाद? लाइफ में एक और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। कुलदीप, वो क्या था? वो था वेस्टीज। ये वेस्टीज कहां से आया? मैम के एक फ्रेंड थे, भुवन जी, और वो मैम के ही कंपनी में काम करते थे, रिटेल सेक्टर में।
तो उन्होंने हमें बिजनेस बताया। लगभग 2014 से वो हमें बता रहे थे। अच्छा, 2014 से फॉलो कर रहे थे कि करो करो करो। बट हमने बट कुलदीप और दुर्गा को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो कुछ मालूम नहीं था बेसिकली। कुछ एबीसीडी मालूम नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि चैन सिस्टम जानते हैं, ये मेंबर वाला, हमें ये भी पता नहीं था कि मेंबर बनाने वाला क्या होता है, चैन सिस्टम क्या, हमें कुछ नहीं पता था। तो 14 से फॉलो कर रहे थे, तो तब नहीं सुना। बट 2016 में हमने सुना। हम जब ज़्यादा ही पीछे पड़ गए, हम दोनों गए उनके घर और हमने इस बिज़नेस को सुना। उन्होंने हमें बिज़नेस बताया। उस दौरान हमें सिर्फ इतना ही समझ में आया कि जुड़ते 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 यहाँ पहुँच जाओगे और पैसा आने लग जाएगा, ऐसे ऐसे बन जाओगे, फिर कार फंड मिलेगा, ये मिलेगा। तो ज्वाइन कर लिया और उसके बाद तो वो और ज़्यादा ही पीछे पड़ गया हमारे, क्योंकि ज्वाइन हो गए, अब तो काम करो, प्रोडक्ट ला के दे दिए उन्होंने। और ज़्यादा पीछे पड़ गए। बोला मैं दोबारा से एक बार आपके घर आता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। हमने सोचा यार ये घर आते हैं, घर आने की बात करते हैं। हम रहते थे एक सिंगल रूम के अंदर, घर कंडीशन ऐसी नहीं थी। तो ये कहने लगी एक दिन कि जब भुवन जी इतना बोल रहे हैं, बड़े अच्छे लड़के हैं, एक बार जाके सुन लो, अच्छे से सुन लो, क्या पता कह रहे हैं कि तुम बड़ा अच्छा कर सकते हो। तो मैं अपने एक फ्रेंड को लेके गया जो मेरे सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट थे। अच्छा, सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट, ओके। उनको लेके गया मैं साथ में। और जब हम दोबारा से गए 1.5 महीने के बाद, तो उन्होंने हमें समझाने के लिए किसी और को बुला के रखा। अच्छा, किसी और को बुला के, उन्होंने अपने अपलाइन को बुला के रखा। राइट, उन्होंने अपने अपलाइन को बुलाया। किसको बुला के रखा? पीसी डबराल जी थे। डबराल जी थे, ओके। उन्होंने आके वो कोट वोट पहन के आए हमारी तरह। यार कौन है, LIC वाले आ गए यार। क्योंकि हम तो फंकी रहने वाले थे, ग्लैमर इंडस्ट्री से थे। तो उन्होंने समझाया। और जब उन्होंने जब कार बुक दिखाई, और कार बुक के अंदर जब कारें दिखाई, मेरा तो सपना था लग्जरी गाड़ियों को देखना। हालांकि मेरे पास स्प्लेंडर बाइक हुआ करती थी, बट मैं ऑडी मर्सिडीज के इंटीरियर देखा करता था। ऐसा लगता था यार ये कैसे चलती होगी, गियर लीवर दिखता नहीं है यार, ये कैसे चलती होगी, ऐसा सोचता था हमेशा। है कुछ नहीं, लेकिन सपने बड़े थे। जब वो देखा वहां पे, जब कार अचीवर्स देखे, कई लोग ऐसे देखे जो कभी स्कूल नहीं गए, वो लाखों कमा रहे हैं। जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उस दिन जिनको मैं साथ लेके गया था, उन्होंने आईडी उसी समय लगा दी। उन्होंने लगा दी, हाँ। और हालांकि आज वो मर्सिडीज अचीवर है राजेंद्र सिंह चौहान। तो उस रात को हम दोनों को नींद नहीं। अच्छा। मैं और चौहान जी बार बार बात कर रहे हैं यार, काश अगर ऐसा होगा, लग्जरी गाड़ियां लेंगे, हम भी एक दिन ऐसे करेंगे, फॉरेन टूर जाएंगे। उन्होंने कभी फॉरेन टूर्स वगैरह की पिक्चर्स वगैरह दिखाई थी। राइट, बट ये जो बातें थी, नींद नहीं आ रही थी, तो दुर्गा को आके बताया था ये सब चीजें? बिल्कुल बताया था। और दुर्गा ये चीजें जब कुलदीप बता रहा था तो रियल लग रहा था कि यार ये सब चीजें जो बता रहा है कुलदीप, ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, ऐसा कुछ हो सकता है? सर 100%, मतलब कभी बिलीव था ये? 100% सर, कभी डाउट नहीं। इन्होंने जो भी कहा कि ऐसे होगा, मैं कहती हूँ वाह यार ऐसा होगा तो मजा आ जाएगा, फिर ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, तो मैं और ज्यादा मतलब सपोर्ट करती थी कि अब इसे करना शुरू करना है। आप फुल मतलब अभी जब मैं जॉब करती थी, मैंने कहा केडी ऐसा अगर इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है तो क्यों ना आप इसको फुल टाइम करो। मैं आपको पार्ट टाइम में सपोर्ट करूंगी, क्योंकि अभी क्या है कि फाइनेंशियली हमारे पास कोई बैकअप है नहीं। फिर जॉब से जो पैसा आता है उसी से घर चलता है। और इनिशियल स्टेज पे सर आपको पता ही है कि पहले आते ही पैसा नहीं आने लगता, पहले आपको काम करना पड़ता है। तो कुछ महीनों तक या साल तक, जब तक यहाँ से पैसा नहीं आने लगता, मैं आपको सपोर्ट करूंगी फाइनेंशियली। आप मतलब लग जाओ। वाइफ जॉब कर रही है, किचन घर सब चल रहा है, राइट। हस्बैंड रिस्क ले रहा है, राइट, और रिस्क ले रहा है एक नई शुरुआत करने का, राइट। कुलदीप तो छोड़ दिया था सब कुछ, फुल फ्लेज आ गए थे वेस्टीज में। क्या हुआ हेयर ड्रेसर से? 4 महीने पार्ट टाइम। 4 महीने पार्ट टाइम। एक चीज यहाँ पे समझ में आई, जब ट्रेनिंग्स अटेंड करी, अप्लायंस ने बोला कि या तो पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, स्पेयर टाइम मत करो, कभी कभी मत करो, स्पेयर टाइम मत करो। वेरी गुड। तो वो चीज समझ में आई कि जहां मैं 8 घंटे 10 घंटे देता हूँ, उसका रिजल्ट मुझे 1 महीने के बाद मिलता है। अगर मैं यहाँ 1 घंटा भी नहीं दूंगा तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। मैंने एक चीज ठानी कि मैं सलून से निकलूंगा 8:30 बजे, और 8:30 बजे निकलने के बाद मैं घर नहीं जाऊंगा। मैंने डेली प्लान शो करना है। 8:30 बजे के बाद किसको प्लान शो करोगे यार? जी, मैंने लिस्ट बनाई एक बड़ी सी। अच्छा। उसके बाद इनवाइट करना चालू किया। ओके। और देखो जब इच्छा होती है तो लोग अपने आप मिल जाते हैं। ट्रू। मैंने कभी बहाने नहीं बनाए, कभी मैंने अप्लाइन को ये नहीं बोला कि लोग नहीं मिल रहे हैं। लगभग 3 से 4 प्लान अप्लाइन से दिखवाए थे, उसके बाद से खुद करना चालू कर दिया। खुद करना चालू कर दिया? हाँ जी। राइट। पहले महीने कितने प्लान दिखाए लोगों को, कितने लोगों तक पहुंचे? हालांकि ऐसे तो मुझे याद नहीं है, बट डेली मेरा प्लान होता था। किसी दिन अगर प्लान नहीं है तो फॉलो अप है या किसी के प्रोडक्ट देने, बट डेली 2 घंटे इस बिजनेस 2 घंटे एवरी डे पार्ट टाइम जब कर रहे थे, तो ये कर रहे थे। पहले महीने की इनकम कितनी आई? चेक कितना है? 55 रुपीज। 55 रुपीज आया भी नहीं होगा, राइट, चेक भी नहीं आया होगा।
पहला चेक कितना आया? सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, कौन से महीने में चेक आया? सेकंड मंथ 766 रुपए शायद इनकम। 766 रुपए, 766 रुपए। दुर्गा, 766 रुपए गुड अमाउंट आया। लग रहा था कि ये चीजें रियल हैं, ये काम करता है या नहीं करता है, ऐसा कुछ समझ आ रहा था? विश्वास बढ़ता जा रहा था। और उसके बाद 2100 रुपए का पे आउट आया तीसरे महीने। हाँ 2100 रुपए, वेरी गुड। और चौथे महीने 2700 रुपए। तो 2700 रुपए आते ही सोच लिया था मैं फुल टाइम करूंगा। बिल्कुल आपने सही गैस किया सर। हैं? जिस महीने में 2700 रुपए इनकम की आ गई थी और मैं नेक्स्ट मंथ ब्रॉन्ज बनने की तैयारी कर रहा था। ओके। तो ब्रॉन्ज क्वालिफाई करने से पहले ही मैंने जॉब को क्विट कर दिया। कुट कर दिया। 2 लाख रुपए हेयर ड्रेसर लगाए, सारा सीखा, सैलून बनाना था, लग नहीं रहा था यार ये कहां फंस रहा हूं मैं। एक्चुअली इस 4 महीने में विश्वास हो गया था इस इंडस्ट्री। ऐसा क्या हुआ था जो 4 महीने में इतना विश्वास हो गया था? जी कोई तो ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करी। कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करी। गलती से इस इंडस्ट्री की कई बुक्स पढ़ ली मैंने। बुक्स पढ़ी इस बारे में? की बुक पढ़ ली, हेड ऑफिस विजिट किया, लोगों को कमाते हुए देखा, उनके स्टेटमेंट देखे। तो फुल विश्वास था कि जब इतने लोग कर सकते थे यार मैं भी कर सकता हूँ। जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदली हैं एक चांस और। हालांकि चांस भी नहीं, मुझे लगता था कि एक विनिंग एटीट्यूड था कि इस बार तो कामयाबी मिलनी है। तो चौथे महीने नौकरी छोड़ दी सर। उसके बाद से फुल टाइम एज ए करियर, तब से लेके आज तक। 2016 सितंबर 2016 सितंबर से जर्नी शुरू हुई। हाँ 4 महीने पार्ट टाइम चली। जुलाई में आईडी लगी थी हमारी। जुलाई में आईडी लगी थी, मैं काम करना स्टार्ट किया था। ओके। सितंबर अक्टूबर, हाँ अक्टूबर में जॉब, अक्टूबर या नवंबर में नौकरी छोड़ दी। नवंबर में छोड़ दी थी। अब बिल्कुल जो सैलून खोलना था सब खत्म हो चुका था। बिल्कुल एक क्लियर था, पिक्चर बहुत क्लियर थी कि अब वेस्टीज में आगे बनाना है। 5वें महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गया था कंप्लीट। हाँ हो गया था। और चेक कितना आया था? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए का चेक आया। सपोर्ट कर रही थी वाइफ कि यस आप कर सकते हो। पार्ट टाइम कुलदीप भी कर रहा था। जो 4 महीने पार्ट टाइम भी था, आप भी अपने नेटवर्क में आप जो लोगों को जानते थे उनको वेस्टीज बता रहे थे पार्ट टाइम करके, या केवल कुलदीप ही लगा हुआ था? नहीं सर, मैं बता रही थी, मतलब मेरा माइंड क्लियर था कि अब मैं जो रिटेल में यहाँ खड़ी हूँ ना, यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करने के लिए, सपोर्टिंग के लिए खड़ी हूँ। जितने भी क्लाइंट आ रहे हैं ना, मुझे उन्हें कन्वर्ट करना है वेस्टीज के लिए। अच्छा। तो मैं उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या फिर कई बार डायरेक्टली जी वो मुझे लगता था कि कभी कंप्लेन ना जाए ऊपर तक। इतना माइंड क्लियर था कि अब तो जॉब या तो ये मुझे निकाल देंगे या तो मुझे तो छोड़ना ही है। अच्छा ओके। मुझे तो छोड़ना ही है। और फिर ये एटीट्यूड था कि मुझे छोड़ना ही है। तो जितने भी क्लाइंट थे वहाँ पर, जो क्लाइंट थे, मैं उनसे बात करती थी, उनको प्रोडक्ट भी देती थी और उनसे इनकी मीटिंग भी करवाती थी। तो इस तरीके से वो भी चलता दोनों ने मिलके धीरे धीरे इस बिजनेस को शुरू किया। 12,000 रुपए कुलदीप 5वें महीने, यार वेरी गुड। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए थे। 12,000 का विश्वास बहुत अच्छा बढ़ रहा था। अब लग रहा था कि इसमें दुर्गा जॉब कब छोड़ी और फुल टाइम वेस्टीज में कुलदीप को सपोर्ट करने, हस्बैंड को सपोर्ट करने कब आए? सर जब हमारी लगभग 1 लाख प्लस की इनकम थी। कौन से महीना था? कितना टाइम हुआ 1 लाख रुपए तक पहुंचने में? आई गेस मार्च 2018। मतलब 1.5 साल लगा? हाँ जी, तकरीबन 1.5 साल लगा। जो अगस्त में शुरू किया और मार्च तक पहुंचते पहुंचते 1.5 लाख रुपए पे जब पहुंचे। हम एक टारगेट के साथ काम कर रहे थे कि 1 साल के अंदर 1 लाख करना। बट कुलदीप ये पक्का था, दिख रहा था 12,000 आते ही कि 1 साल में 1 लाख रुपए कमा सकता है कुलदीप? बिल्कुल दिख रहा था सर, डाउट नहीं था सर। एक चीज और कहना चाहूंगी सर, तो अभी तो आप जैसे बोल रहे 12,000, बट कुलदीप जी ने ना जब पहले ही बार जब इनका सब पिक्चर क्लियर हो गया, इन्होंने जब पीसी डबराल सर के साथ मीटिंग हुई और इन्होंने सारे सक्सेस सेमिनार अटेंड किए, मीटिंग्स ट्रेनिंग्स अटेंड करी, इतना हाई विश्वास हो चुका था कि इन्होंने मतलब मंथ सेकंड में ही इन्होंने टारगेट बना लिया था कि ईयर क्लोज होने से पहले 1 लाख की इनकम होगी। वाह दोस्तों, अक्सर हम लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं और कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट शायद हम भूल जाते हैं खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए भी काम करता है। और कुलदीप ने यही चीज सेकंड मंथ में ही ये डिटरमिन्ड हो गया था। वो बिल्कुल क्लियर था कि उसे 1 साल में 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है। और तकरीबन वेस्टीज ज्वाइन करने के 2016 अगस्त से शुरुआत की, धीरे धीरे पार्ट टाइम से फुल टाइम, और 2017 गया, 2018 मार्च में 1 लाख रुपए। वाइफ सपोर्ट कर रही थी। 2018 जॉब छोड़ के वाइफ भी फुल फोर्स आज वेस्टीज में आ चुकी थी। 2018 से जर्नी बिल्कुल चेंज थी। 1 लाख रुपए दोनों कमा रहे थे। डॉटर कहां था?
एक चीज़ और कहना चाहूँगी सर कि जब 2017 हमने मतलब एंड किया, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा टारगेट था 1 लाख का, और जो हमने एंड दिसंबर किया, हमारी इनकम थी सर 97,000। 97,000, तो एक साल सवा महीने, एक सवा साल के अंदर अंदर वो हम पहुंच गए थे। मतलब 1 साल का टारगेट बनाया था 1 लाख करना है, तो 97,000 पे पहुंच गए थे। एब्सोल्युटली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए भी काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बट इंपॉर्टेंट, डॉटर कहाँ थी? सर डॉटर अभी भी गांव में ही थी। डॉटर अभी भी गांव में थी? ऐसा नहीं लगा लाख रुपए कमा रहे हैं, बच्चे को साथ ले आते हैं? नो नहीं सर, अभी सर वही विजन बहुत बड़ा हो गया था कि और बड़ा करना है, और यहाँ वो पोटेंशियल दिखने लगा था कि यहाँ से ना जो हमने सोचा है, मतलब जो हमारी जहाँ तक सोच भी नहीं जाएगी उससे भी ऊपर यहाँ पर हम कर सकते हैं। और सिद्धार्थ 2019 में इनकम कितनी पहुंच गई थी? 19 में लगभग पहुंच गई थी 2.5 लाख रुपए इनकम। 2.5 लाख रुपए 2018, 2019, 2020? 2020 में इनकम पहुंच गई थी लगभग 6 लाख। 6 लाख 2020 में। और हाईएस्ट चेक वेस्टीज से कितना आ चुका है अब? लगभग 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए दोस्तों। हेयर ड्रेसर, कंपनीज बार बार चेंज करने वाला, 2,000-1,500 रुपए से शुरू करने वाला अपना कैरियर। लोग अक्सर जिद्दी नहीं होते ना, लोग बिलीव नहीं करते अपने ऊपर कि वो कुछ कर सकते हैं जिंदगी। कुलदीप जानता था कि उसे बहुत बड़ा करना है, टाइम टफ था, नो डाउट। दुर्गा अपनी 6 महीने की बच्ची से एज अ मदर दूर रह रही थी क्योंकि सपने बहुत बड़े थे, और लगातार करते करते 2016 से और आज 2022 11 लाख रुपए मंथली आज वो अचीव कर चुके। 2022 चल रहा है, राइट? 11 लाख रुपए तक का हाईएस्ट इनकम आ चुका है। कोविड 2 साल सबको पता है रहा। कोविड में भी इनकम कैसी थी? हाँ, यही बोलना चाहता था मैं। कोविड में अच्छे अच्छे लोग हिल गए सर, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन। एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। कितनी बार हमने वीडियोस देखी कि ओडी पे सैनिटाइजर बेच रहे लोग। बट कोविड के अंदर, कोविड का जो फाइनेंशियल ईयर था 2020-21, उस फाइनेंशियल ईयर की जो हमारी स्टेटमेंट थी वो थी 1,03,00,000 रुपए। 1,03,00,000 रुपए एक साल में कमाए? एक साल में, वो भी कोविड कोविड में, 2021 की फाइनेंशियल ईयर। वाओ, एक्सीलेंट। और 21-22 अब क्लोज हो रहा है इस महीने। 22 तो अभी शुरू हुआ है, मार्च है, चल मतलब 21-22 फाइनेंशियल ईयर। ओके, 21-22 फाइनेंशियल ईयर। इस साल की फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, वो भी 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। वाह, टू गुड। गाड़ी कौन सी ले चुके? और गाड़ी कौन सी ली? मोटरसाइकिल स्प्लेंडर कहाँ गई? क्या हुआ? स्प्लेंडर से पहली गाड़ी विटारा ब्रीजा ली हमने। ओके। लगभग 18 महीने में ली, मार्च 18 में ली। उसके बाद से स्प्लेंडर गांव में खड़ी करी हुई है सर। अच्छा, स्प्लेंडर गांव में खड़ी करी है। और उसके बाद कोई और गाड़ी? ऑडी A4। ऑडी A4, राइट। दोनों में से किसकी चॉइस थी? ऑडी लेनी है, A4 लेनी है? सर ऑडी की भी एक कहानी है, जरूर बताना चाहूंगी सर आपको कि हमने ना ये डिसाइड किया था कि ऑडी जो है वो आएगी 6 दिसंबर 2020। अच्छा, 6 दिसंबर 2020 यहाँ पे टारगेट सेट किया था एक। ओके। कि 6 दिसंबर 2020 को ऑडी लेनी है, लग्जरी गाड़ी लेनी। ओके। और मेरी इनकम तो 55 रुपए होती थी। मैं बोलता था लोगों को, देख भाई आज तो 55 है, लेकिन 6 दिसंबर 2020 को लग्जरी गाड़ी आएगी तेरे भाई, और 1 साल में 1 लाख करना है। मतलब 1 महीने बाद से ही टारगेट था कि बोलना शुरू कर दिया। 6 दिसंबर को मेरी एनिवर्सरी है। कभी लाइफ में कोई गिफ्ट तो दिया नहीं है, बट तो सीधा लग्जरी कार ही गिफ्ट देनी है। लग्जरी गाड़ी, ये सपना था। और 6 दिसंबर 20 का टारगेट बनाया। बट कुलदीप बताया, इससे पहले मेरे को एक चीज याद आ रही है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोग कहते हैं अपने सपनों को या अपने गोल्स को किसी को बताना नहीं चाहिए, जबकि मैं हमेशा कहता हूं चीख चीख के दुनिया को अपने गोल्स को बताना चाहिए। दुनिया को बताओ कि आपने अपना गोल क्या बनाया है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पूरा हो जाएगा। ये सही बोला आपने सर, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, पूरा हो जाएगा। 6 दिसंबर 20 का टारगेट लिया था लग्जरी का, बट जनवरी 20 में आ गई थी। जनवरी 20 में आ गई थी, लगभग 11 महीने पहले। 11 महीने पहले। वाओ, एक्सीलेंट। कितने फॉरेन ट्रिप अचीव हो चुके? कितना अभी नेचुरल है, 2 महीने तो 2 साल तो कोविड के चक्कर में, तब तक 4 फॉरेन टूर हो चुके, 4 फॉरेन ट्रिप हो चुके थे। कुलदीप, दुर्गा, एज अ कपल आप लोगों ने इस बिजनेस को किया आज तकरीबन 5 साल, 5.5 साल का सफर, जिसमें 2 साल कोविड।
इतनी इनकम, इतनी सक्सेस, और आज कुलदीप दुर्गा एज अ यूथ आइकॉन। बहुत सारे लोग आज आप जैसा बनना चाहते हैं। दुर्गा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एज अ फीमेल क्या क्या स्ट्रगल होते हैं, और दूसरा आज यूथ, जो इतना बड़ा यूथ है, यंग इंडिया है, फीमेल्स के लिए और वाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहूंगा? सर, एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। स्पेशली मैं फीमेल को ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे आप आजकल का माहौल, आज नहीं आप हमेशा से ही देखते आए हैं, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप अपनी बातों को अच्छी तरीके से कह सकते हैं, और आप में जो एक कॉन्फिडेंट होता है ना सर, वो तभी आता है। आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी बातों को किसी के सामने रख सकते हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंट आपके अंदर आता है ना, वो मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड है। वो मतलब मैं बता नहीं सकती शब्दों में, वो अलग से ही आपके फेस पे दिखता है। और मेरा कहना है सर कि लाइफ एक ही है, और अगर हमने जन्म लिया है इंसान का, तो कुछ भले ही हमने फीमेल के रूप में जन्म लिया है, बट कुछ तो ऐसा करके जाएं कि जाने के बाद लोग, मतलब एक होता है कि आपको हाउस वाइफ या फिर इन नामों से ना जाने, आपको आपकी नामों से जाने, आपके हस्बैंड के नाम से नहीं, आपके बच्चों के नाम से नहीं। क्योंकि लाइफ वन टाइम मिला है सर, अगला जन्म क्या होगा कुछ नहीं पता। No one knows. No one knows. तो कुछ तो ऐसा करके जाएं कि जाने के बाद आपकी कमी लोगों को खले। खाना तो फिर भी कोई किसी को हायर कर लोगे, आप वो बना देगा, बहुत सारी चीजें हैं। बट जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, तो आप खुद भी होते हो, साथ में पूरी सोसाइटी या आपके पास जो आसपास आपके साथ लोग रहते हैं, उनके अंदर भी आप एक कॉन्फिडेंट बिलीवर करते हो। वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो वो तभी आएगा जब आप कदम बढ़ाओगे। बहुत सारे मैंने ऐसे भी लेडीज देखी जो वेल एजुकेटेड होने के बाद भी शादी हो जाती है, इसके बाद सब कुछ छोड़ देती हैं। तो यार, छोड़ना नहीं है, कुछ लाइफ में बड़ा करके जाना है। कुलदीप, बहुत सारे लोग कुलदीप जैसा बनना चाहते हैं, यंग जनरेशन, यूथ, क्या मैसेज है एक यूथ के लिए? जी, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम इंडिया में यूथ ही यूथ है सर, फ्यूचर यूथ है। ट्रू, इंडिया यंग है। मुझे नहीं लगता शायद डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। शायद हम तो सडनली आए, गलती से आए, बट आज की डेट में यूथ को इसे एज ए करियर चूज करना चाहिए। वेरी वेल। और यही कहूँगा कि जब हम कर सकते हैं और मैं कर सकता हूँ, तो शायद यूथ तो हमसे ज़्यादा अच्छा कर सकता है। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। दोस्तों, कुलदीप ने कहा जब मैं कर सकता हूँ, कुलदीप का कहने का मतलब है, जस्ट इमेजिन जर्नी जब शुरू हुई कुलदीप की, 1500 रुपए अलग अलग, दुर्गा उसको सपोर्ट करते हुए ऑल द वे, शादी 2011, बच्चा छोड़ना, और धीरे धीरे 2016 अगस्त में वेस्टीज में आना, और आज दोनों सही मायने में 1+1 2 नहीं, 1+1 11 बनाते हैं। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फीमेल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट बनना, इंडिपेंडेंट होना। दुर्गा ने कहा फीमेल्स को, वो कहना चाहेंगे इंडिपेंडेंट बनो, अपना नाम बनाओ, नाम एज अ ब्रांड बनाओ, आप नहीं हो तो आपकी कमी खिले। कुलदीप ने कहा एज अ कैरियर वेस्टीज को बनाओ, वो तो सडनली इस बिजनेस में आए, आप तो पढ़े लिखे, वो तो पढ़ा लिखा भी, उसने बताया 12वीं पास किस तरीके से, 10वीं में 4 बार, आप पढ़े लिखे, आज यूथ गूगल, तो आप डायरेक्ट सेलिंग को समझ के, टाइम लगा के 3 साल अगर इंडस्ट्री में वेस्टीज में लगाते हो, तो एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैरियर ऑप्शन आप कमाते हो। दोस्तों, फ्यूचर आपका है, लाइफ आपकी है, जर्नी आपकी है, डिसीजन आपके हैं, आपको ही लेने। इंतजार करते हैं अगले एपिसोड तक। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस, विश यू वेल्थ।